हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंक ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पीएल सीक्वल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर सीरीज फॉलो होगी। लेकिन ये जो पहला वीडियो है, पहला ट्यूटोरियल जो है पीएल सीक्वल का, इसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा बेसिक्स कवर हो जाएगा पीएल सीक्वल का, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर पीएल सीक्वल क्यों यूज की जा रही है आज के टाइम पे 2020 में, इसका क्या यूज है और क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या इसको लर्न करना 2020 में वैल्यूएबल है कि नहीं है, और इसके बारे में जितने भी इसके बेसिक्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप, और जितने भी इसके जो कोर बेसिक्स हैं, और कर्सर तक आज हम जो कवर करेंगे वो कर्सर तक कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट बेसिक पार्ट 1 कवर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उसमें डेली जॉब के अपडेट्स और फ्री कोर्सेज कंटेंट और काफ़ी सारा फ्री में आपको कंटेंट मिल जाता है, जिसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारा वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ड्राइव सपोर्ट, मेगा सपोर्ट पे आपको जीबीज में कंटेंट मिलेगा सारी चीज़ों का। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज शुरू करने से पहले या कोई भी ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले एक जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि हम ये पीएल सीक्वल नाम तो सुना है, क्या इसको या क्या इसमें अपना कैरियर बनाना है, या इसको इसको थोड़ा सा भी टाइम देना है, या इसका एक ट्यूटोरियल भी देखना आज के टाइम पे 2020 में क्या वैल्यूएबल है कि नहीं है। देखिए, सीक्वल के बारे में सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पीएल सीक्वल कितनी पावरफुल लैंग्वेज है और पीएल सीक्वल की हेल्प से क्या क्या किया जाता है। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में कोई डेफिनेशन वगैरह रटवाने के लिए नहीं आया हूँ करके, मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बेसिक से लेकर ये बताना चाह रहा हूँ कि पीएल सीक्वल अगर आप लर्न करते हैं तो कैरियर के पर्सपेक्टिव से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, सीक्वल आप जानते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। PL SQL stands for Procedural Language Extensions to Structure Query Language। बेसिकली PL SQL एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप कह सकते हैं कि आपके पास एक सीक्वल लैंग्वेज है। अगर सोचिए, सीक्वल लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वेरी पास कर सकते हैं बैकएंड में डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, डेटा को फैच करने के लिए। लेकिन क्या हो अगर सीक्वल लैंग्वेज के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स हों, जैसे कि लूप, इफ कंडीशन और एरे, स्ट्रिंग, ऊप्स के कंसेप्ट, अगर सीक्वल लैंग्वेज के साथ वो सारे जो फीचर्स हैं वो ऐड ऑन हो जाएं, तो सीक्वल लैंग्वेज कितनी यूजफुल और पावरफुल लैंग्वेज बन जाएगी। साथ के साथ सीक्वल से आप एक टाइम पे एक ही क्वेरी को पास कर सकते हैं, एक ही क्वेरी को रन करा सकते हैं। पीएल सीक्वल में आप मल्टीपल क्वेरीज को रन करा सकते हैं। आपके पास प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, फंक्शंस, प्रोसीजर, कर्सर, ऐसे ट्रिगर, ऐसे सारे कंसेप्ट्स जो सीक्वल में भी हैं, काफी सारे कंसेप्ट, लेकिन सीक्वल के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट्स नहीं है। सीक्वल के पास एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, ये सब चीजें नहीं है, ऊप्स के कंसेप्ट नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं है, पैकेज का कंसेप्ट यूज नहीं हो सकता। तो सीक्वल में अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट यूज हो जाएं, यही कारण है आज के टाइम पे और काफी टाइम पहले से जो बड़ी बड़ी बिजनेस एंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन है वो अकेले सीक्वल पे काम नहीं करती हैं, वो साथ के साथ पीएल सीक्वल पे भी काम करती हैं, और पीएल सीक्वल पे उन्हें काम करना ही पड़ता है, क्योंकि नो एसक्यूएल डेटाबेस आज के टाइम पे काफी ट्रेंड में है, वो एक अलग ही डोमेन है। लेकिन अगर आप सीक्वल डेटाबेस के बारे में जानते हैं तो खाली आप सीक्वल पे ही अकेले काम नहीं कर सकते, आपको पीएल सीक्वल की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, अगर आपने बेसिक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आप ये पहला ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको पीएल सीक्वल का पूरा आइडिया लग जाएगा, और आपको लगेगा यार बस सिंटेक्स का ही तो थोड़ा सा डिफरेंस है और कितनी वैल्यूएबल लैंग्वेज है। और अगर इसको मैं सीखूं तो कौन कौन से, मैं आपको अभी आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा कौन कौन से जॉब प्रोफाइल और कैरियर हैं जो पीएल सीक्वल की हेल्प से ही, मतलब अगर आप सीखते हैं तो समझ लीजिए कि एक एडेड एडवांटेज ही है आपके रिज्यूमे के लिए, उसके लिए, और दूसरों से आपको एक डिफरेंशिएट करेगा कि आपको सीक्वल तो हर कोई लिख लेता है कि मैंने बैकएंड में सीक्वल पे काम करा है, मुझे बेसिक्स क्वेरी आती है, लेकिन पीएल सीक्वल पे अगर है तो ये समझ लीजिए कि काफी वैल्यूएबल है। तो इस ट्यूटोरियल को अगर आपको लगता है वाकई, तो इसको जरूर देखिए, आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। तो बेसिक डेफिनेशन की भी बात करें तो मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताना चाहता था, मैं आपको सिंपली वो चीज जो मैंने नोट डाउन करी है आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन में भी देखें तो ये सब चीजें वही लिखी हुई है। पीएल सीक्वल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वल along with the procedural features of programming language। procedural features, object oriented के features, structured language के features सारे इसमें इंटीग्रेट हो रहे हैं। पीएल सीक्वल सीक्वल के साथ एक तरीके से टाइटली इंटीग्रेट हुई हुई है। आगे चीजें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने एडेड एडवांटेज हैं ये फीचर्स ऐड ऑन होने के, ठीक है। पीएल सीक्वल इज वन ऑफ द
3 की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एम्बेडेड इन दी ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल ने ही इसको लॉन्च किया था, ओरेकल ही इसकी बैकएंड जो इसके अपडेट्स डेवलपमेंट वगैरह सब ओरेकल ही देखती है। तो ओरेकल के अंडर में जो सीक्वल और जो अलग अलग लैंग्वेजेस उसमें से पीएल सीक्वल भी एक बैकएंड की काफी फेमस लैंग्वेज है। और खाली बैकएंड में नहीं, बिजनेस एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से, जैसे यूनिक्स के लिए और नई नई टेक्नोलॉजीज में भी पीएल सीक्वल का आज भी बहुत मेनली यूज होता है। ठीक है, तो एडेड एडवांटेज इसके बारे में बात करें तो पीएल सीक्वल एक कंप्लीटली पोर्टेबल लैंग्वेज है जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, ट्रांजैक्शंस के लिए बैंकिंग के जितने एप्लीकेशंस हैं या आप बात करें बुकिंग्स के जितने एप्लीकेशंस हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, एंटरप्राइज बेस्ड जो जिसमें टेराबाइट्स का डेटा हैंडल करना होता है, वहां पे डिफरेंट एपीआईज के साथ पीएल सीक्वल को यूज किया जाता है। बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, डायरेक्टली भी कॉल अलग अलग इसके जो मेनली जैसे सीक्वल को भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं, पीएल सीक्वल के लिए भी सेम यही है, आप कमांड लाइन एसक्यूएल प्लस इंटरफेस से या ओरेकल सीक्वल डेवलपर से अलग अलग जहां पे, उसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डायरेक्टली जब प्रैक्टिकल रन करेंगे तो उसमें हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो किसी एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्योंकि एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, खाली क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डेटाबेस को कॉल कर सकते हो। ओके, एंड पीएल सीक्वल के जो जनरल सिंटैक्स हैं वो लगभग एडा और पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे और सी, इन सब से ही लिए गए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्योंकि स्ट्रक्चर और प्रोसीजर की सारी चीजें, फॉर लूप, व्हाइल लूप, सारी चीजें वहीं से ली गई हैं। कुछ चेंजेस हैं उनको लेकर के आगे देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम ओरेकल पीएल सीक्वल इज अवेलेबल इन मेमोरी डेटाबेस, आईबीएम डीबी2, तो काफी एडेड नई ट्रेंड टेक्नोलॉजीज में पीएल सीक्वल का काफी अच्छा यूज हो रहा है। और आप अगर सीक्वल के बारे में जानते हैं और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो आपको अलग से इसमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, कुछ नए इसमें कंसेप्ट हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे बहुत जल्दी, आप ये समझ लिए कि 7 या 8 दिन में आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको बेसिक्स तो इसके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी कि पीएल सीक्वल टाइटली इंटीग्रेटेड है, एक्सटेंसिव एरर चेकिंग के फीचर्स हैं इसके पास। ठीक है, न्यूमरस डेटा टाइप्स हैं इसके पास, अपने खुद के डेटा टाइप्स हैं, जैसे अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास अपने डेटा टाइप्स होते हैं, इसके पास अपने खुद के डेटा टाइप्स हैं। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स हैं खुद के पास अपने, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फंक्शंस प्रोसीजर को सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट कर रही है, वेब एप्लीकेशन सर्वर पेजेस का डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। तो देखिए कितने सारे फीचर्स हैं इसमें। ओके, तो और देखें, स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज है, स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। हाई प्रोडक्टिविटी है, नेटवर्क ट्रैफिक, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सब चीजों में डेटा हाइडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डेटा टाइप्स और सारे कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं, जिससे कि काफी टाइम सेव होता है। ठीक है, एप्लीकेशन रिटन इन पीएल सीक्वल, मैंने आपको ये सब बता ही दिया। प्री डिफाइंड एसक्यूएल पैकेज आप यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट। तो ये बात हो गई सारी एडवांटेजेस के बारे में। तो अब जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई डेवलप, आप जानते हैं कि प्राइमरी रोल के बारे में बात करें तो पीएल सीक्वल से डेवलपर रोल तो है ही, उसके साथ साथ जो अदर ऑप्शंस हैं, एनालिस्ट का रोल है, यूनिक्स डेवलपर, यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए की प्रोफाइल, पीएल सीक्वल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन डेवलपर, प्रोसी डेवलपर, सीक्वल डेवलपर, पीएल सीक्वल एडमिनिस्ट्रेटर, ईटीएल डेवलपर, इतने सारे दिए, डीबी2 प्रोफेशनल। तो ये सारे इतने काफी सारे, ये तो कुछ हैं, मैं सबको कवर नहीं कर सकता, ये तो कुछ हैं जो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि पीएल सीक्वल की हेल्प से कैरियर में ऐसा कि कितने ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, तो सबसे पहले जो बेसिक बात करते हैं वो बेसिक सिंटैक्स से ही क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो बेसिक सिंटैक्स को देख लें, अगर वही समझ में आ जाएगा तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो बेसिक सिंटैक्स में देखिए, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक डिक्लेरेटिव पार्ट होता है जहां पे आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, फिर एक स्टार्टिंग सेक्शन होता है, एंडिंग सेक्शन होता है जहां से प्रोग्राम, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जैसा कोई फीचर नहीं है, कर्ली ब्रेसेस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले डिक्लेयर की बात करें तो डिक्लेयर ये कीवर्ड है, डिक्लेयर, और डिक्लेयर के बाद जो ये है, ये डिक्लेरेशन सेक्शन है। यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, जो भी आप अपने आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। उसके बाद हमारा बिगिन, आप एक तरीके से कह सकते हैं, मैं सिंपली आप कहें तो बिगिन सेक्शन या एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, यहाँ से आपका एक तरीके से मेथड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, बिगिन, और ये एंड, ये इसका स्टार्टिंग मार्क है, ये इसका एंडिंग मार्क है। इसके बीच में आपके एग्जीक्यूटेबल जितनी कमांड है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, वो सब कुछ यहाँ पे आएंगे। और अगर एक्सेप्शंस वगैरह, कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग और कुछ फीचर्स हैं, वो सारे इसमें बीच
जाएंगे। ये पूरा डिक्लेरेटिव सेक्शन है, इनिशियलाइजेशन सेक्शन है, और बिगिन एंड इसके बीच में सारी चीजें, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए आप, अभी काफी सारे एग्जांपल देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो हर चीज के एग्जांपल हैं, हर चीज के प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल चलेगा, पूरा एग्जांपल्स के साथ चलेगा, तो पूरा ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्लेयर देखिए, डिक्लेयर के बाद एक वेरिएबल लिया है हमने मैसेज नाम का, ये डेटा टाइप है var2, ठीक है। साइज इसका 20 दिया है और उसको साथ के साथ इनिशियलाइज भी कर दिया है हेलो वर्ल्ड, ओके। एंड बिगिन, यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। और ये प्रिंटिंग के लिए, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा प्रिंट एफ हम यूज करते हैं, जावा में सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। इसमें हमारा डीबीएमएस आउटपुट करके एक पैकेज है, उसके अंदर हमारा मेथड है पुट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंटिंग के लिए, हमें जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है उसके लिए, तो हमने वेरिएबल पास कर दिया मैसेज, तो हमारा ये आउटपुट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए, और ये एट लास्ट जो स्लैश कर्सर है, ये मेनली एग्जीक्यूशन के लिए, कि अगर हम कमांड लाइन पे इसको यूज कर रहे हैं तो सिंपल ये स्लैश की मदद से ये एग्जीक्यूटेबल एक तरीके से एग्जीक्यूटेबल पॉइंटर कह सकते हैं आप, ओके। तो देखिए, डिक्लेयर में हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन, बिगिन, एंड, और ये हमारे प्रिंटेबल स्टेटमेंट। तो एक तरीके का ये बेसिक सिंटैक्स है, आगे काफी सारे जब प्रोग्राम्स देखेंगे तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं सेमी कॉलन के बारे में आपको बता दूं। देखिए, सेमी कॉलन जो इसमें है, सेमी कॉलन मस्ट नहीं होता है किसी स्टेटमेंट में, ये बेसिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। जैसे ओरेकल सीक्वल डेवलपर पे अगर आप यूज करेंगे तो वहाँ सेमी कॉलन इतना नीड नहीं है, वहाँ पे मस्ट नहीं है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सेमी कॉलन किसी भी स्टेटमेंट के लिए मस्ट नहीं है, लेकिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर या कमांड लाइन इंटरफेस है तो वो मैं सब आपको आगे बता दूंगा, लेकिन ये बेसिक सिंटेक्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करें डेलीमीटर्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में, तो जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है सारे वैसे ही सिंबल हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे वही सिंबल हैं, एट्रीब्यूट इंडिकेटर, कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए डबल कोट, सिंगल कोट, ठीक है, लिस्ट डेरीमीटर, होस्ट वेरिएबल इंडिकेटर, तो सारे आइटम सेपरेटर, ठीक है, कोटेशन, रिलेशनल ऑपरेटर, रिमोट एक्सेस इंडिकेटर, तो ये सारे वही हैं, लेबल डेरीमीटर, तो इन सब के बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, सारे के सारे, सिंगल लाइन कमेंट के लिए यहाँ पे ये डबल हाइफन यूज करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सबको भी आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सारे डेलीमीटर्स हैं, इनको आप और डिटेल में देख सकते हैं, और बाकी एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी हम आगे देखेंगे। अब बात करें बेसिक कमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट देखें तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कमेंट जो है इसमें जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, वैसे सिंगल लाइन के लिए अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप ये डबल हाइफन यूज करके ये सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं, और मल्टी लाइन के लिए ये स्लैश एस्ट्रिक, और ये इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये बात हो गई कमेंट के बारे में, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्टिंग होती है तो उसके डेटा टाइप से शुरुआत होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे तो पर्टिकुलर डिफरेंट डेटा टाइप्स के बेस पे करेंगे। तो डेटा टाइप्स के बारे में देखें तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो स्केलर है। स्केलर, ये नाम सुन के आप मत कुछ सोचिएगा कि ये कुछ अलग डेटा टाइप आ गया, वही डेटा टाइप है जो कि ऐसा डेटा टाइप जिसके वेरिएबल जो है वो सिंगल वैल्यू को इनिशियलाइज करें, जिसमें कोई इंटरनल कंपोनेंट अलग से ना हो। जैसे कि बात करें नंबर है, डेट है, बुलियन है, तो ये अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स हैं इसमें। नो इंटरनल कंपोनेंट्स का मतलब ये इसमें कहना चाह रहा है, मान के चलिए कुछ डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड अपने अंदर रोज है, रोज के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पे स्केलर डेटा टाइप यानी कि सिंगल वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है एक ही टाइप के डेटा टाइप की। अभी आगे एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दे ही रखे हैं नंबर, डेट, तो अभी हम हमारा प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे लार्ज ऑब्जेक्ट ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। ये आपने LOB, CLOB, BLOB ये सब सुने होंगे आपने। पॉइंटर टू लार्ज ऑब्जेक्ट, जो जहां हमारे पास लार्ज डेटा आइटम्स के लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, ग्राफिक इमेजेस हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, साउंड वेव फॉर्म्स हैं, उनके लिए ये डेटा टाइप यूज होता है। फिर हमारे पास है कंपोजिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां पे डेटा आइटम्स के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल है कलेक्शंस, रिकॉर्ड, उनके अंदर मल्टीपल डेटा है, उनके अलग अलग डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। होमोजीनियस के बारे में बात नहीं हो रही है, हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं। तो कंपोजिट में एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू का कंपोनेंट नहीं है, उसके अंदर भी उसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फिर है रेफरेंस, जिसके लिए पॉइंटर जो दूसरे आइटम्स को पॉइंट कर रहा हो, रेफरेंस की बात हो रही हो, ठीक है। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं, एग्जांपल में आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या नई चीजें हैं, सब कुछ वही है। अभी आपको अब आगे देखेंगे तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी।
देखिए स्केलर डेटा टाइप के एग्जांपल आ गए, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू में वही इंटीजर, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, तो उसके लिए सिंपली आप न्यूमेरिक यूज करेंगे तो आप न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज सारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए सब उसमें कवर हो जाएंगी। कैरेक्टर के लिए आपका अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज अगर आपको यूज करनी है, स्ट्रिंग यूज करनी है, तो उसके लिए कैरेक्टर डेटा टाइप आप यूज कर लीजिए। बूलियन के लिए लॉजिकल वैल्यूज यूज करनी है तो बूलियन डेटा टाइप यूज कर लीजिए। डेट टाइम के लिए डेट टाइम डेटा टाइप यूज कर लीजिए। तो ये सारे स्केलर डेटा टाइप है जहाँ पे कोई इंटरनल कंपोनेंट अलग से नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बता दिया, उसको लेकर कोई अलग से नई बात नहीं है, उसको लेकर के डाउट में मत आइएगा। ठीक है, सिंगल वैल्यू की बात हो रही है जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू है, कुछ अलग से इंटरनल कंपोनेंट्स नहीं है। जैसे कि रिकॉर्ड कलेक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है, एक वेरिएबल है वो अपने सिंगल वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में देखिए ये सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। देखिए पीएलएस इंटीजर है, बाइनरी इंटीजर है। पीएलएस इंटीजर मतलब साइंड इंटीजर, नाम अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव, सबकी चीजें वही हैं। ठीक है, सबका मोटिव वही है। इंटीजर है, अब इंटीजर में जैसे वहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड, यहाँ पे पीएलएस इंटीजर साइंड इंटीजर के लिए ये 32 बिट्स का है, इसकी ये रेंज है। ये बाइनरी इंटीजर है, ठीक है, ये भी 32 बिट्स का है, ये इसकी रेंज है। ये बाइनरी फ्लोट है, बाइनरी डबल है, नंबर है, ठीक है, डेसिमल है। इनको लेकर के जब आगे यूज करेंगे एग्जांपल में तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि छोटा मोटा डिफरेंस है, रेंज के हिसाब से डिफरेंस है, वैल्यू के हिसाब से डिफरेंस है। ठीक है, न्यूमेरिक है, ठीक है, इसमें 38 डेसिमल डिजिट्स हैं, फ्लोट है, डबल प्रिसीजन है, इंट है, इंटीजर है, स्मॉल इंट है, रियल है। तो काफी डिटेल में डेटा टाइप दे रखे हैं, क्योंकि एक तरीके से डेटा से ही डील करा जा रहा है, बैकएंड में डेटा से ही डील करा जा रहा है, तो उसी के लिहाज से काफी डिटेल में जो है डेटा टाइप्स में दे रखे हैं वो सारे आगे आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए पूरी टेबल ली है। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ओके, और उनके सब टाइप्स हैं। अब बात करते हैं वैलिड डिक्लेरेशन के बारे में। हमने वेरिएबल्स के बारे में देख लिया, हमने एक सिंटेक्स के बारे में देख लिया, तो एक कहीं ना कहीं एक बेसिक सिंटेक्स तो क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया डिक्लेयर सेक्शन, डिक्लेयर सेक्शन के नीचे हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे num1 नाम का एक वेरिएबल है, num2, num3, ये हमारे 3 वेरिएबल हैं। तीनों ने अलग अलग डेटा टाइप होल्ड कर रखे हैं। पहला इंटीजर टाइप का है, दूसरा रियल टाइप का है, और तीसरा डबल प्रिसीजन टाइप का है। बिगिन एंड ये हमारा स्टार्टिंग सेक्शन है, ये एंड सेक्शन है, और बीच में हमारे स्टेटमेंट्स जो भी आएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से वैलिड डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, अब बात करें कैरेक्टर डेटा टाइप की, तो कैरेक्टर डेटा टाइप में भी आप देखिए कैर है, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। अगर आपको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज ही कर दे रहे हैं आप फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर, आपने बता दिया डायनेमिक नहीं है, फिक्स्ड लेंथ आपको पता है कि इतने ही कैरेक्टर की स्ट्रिंग मुझे चाहिए। वेर केयर में आपको वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर की आप इनपुट वगैरह लेना चाह रहे हैं उसमें, और आपको पता नहीं है अभी कि एग्जैक्ट लेंथ क्या होगी उसकी। ओके, और रॉ है, इसमें वेरिएबल लेंथ बाइनरी और बाइट स्ट्रिंग है, तो रॉ का भी इसमें अलग तरीके से यूज होता है, आपको वैसे इसका आइडिया भी होगा, बाकी एग्जांपल से और आइडिया हो जाएगा। एन केयर है, फिक्स लेंथ नेशनल कैरेक्टर है, ठीक है, एन वेर केयर 2 है। तो देखिए इसमें भी कितने डिटेल में है, लॉन्ग है, लॉन्ग रॉ है, रो आईडी है, यूरो आईडी है। ये सब कुछ नए भी हैं और कुछ पुराने हैं, कुछ के नेम चेंज हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि डेटा जो है वो काफी कुछ है साइज के रिस्पेक्टिव में नाम नए आ गए हैं, क्योंकि साइज काफी बड़े साइज से डील करना है। कुछ ऐसा है कि उनको और डिटेल में कर दिया गया है, क्योंकि डेटा जो है वो काफी अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई रॉ फॉर्मेट में है, कोई बेसिकली बिल्कुल कोर कैरेक्टर फॉर्मेट में है, किसी की स्ट्रिंग लेंथ बहुत ज्यादा है, कोई रॉ डेटा बहुत बड़े बाइट्स में ज्यादा है, कोई रो में है, ठीक है, कोई रो में भी उसके लिए यूनिवर्सल रो आईडी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिहाज से ये अलग अलग डेटा टाइप्स बनाए गए हैं, वो आगे एग्जांपल में, और हम आगे एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी ले लेंगे तो उसके लिहाज से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड सब टाइप्स की। बेसिकली सिंपली यूजर डिफाइंड टाइप्स की, जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड सब टाइप्स भी होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होते हैं, तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है। अ सब टाइप इज अ सबसेट ऑफ अनदर डेटा टाइप। ठीक है, किसी डेटा टाइप का अनदर सबसेट। तो मैं डेफिनेशन में बात ना करके डायरेक्ट एग्जाम्पल की ओर बात करूंगा। यू कैन डिफाइन एंड यूज योर ओन सब टाइप्स। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने खुद का सब टाइप डिफाइन कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, ठीक है, डिक्लेयर सेक्शन, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल सारे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने हैं, ये डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, तो एक मैंने सब टाइप लिया, ठीक है, और उसको कैरेक्टर टाइप का ले लिया। ये एक तरीके से सिंटैक्स आप मान लीजिए। ठीक है, सब टाइप मैंने लिया, कौन सा, एक नेम नाम का सब टाइप लिया, और उसे किस टाइप से मैंने उसे किसका सब टाइप बनाया, कैरेक्टर का। ठीक है, तो मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप का उसे एक सब टाइप बना लिया। ठीक है,
और बेसिकली इसका यूज क्या है, सब टाइप हैज द सेम वैलिड ऑपरेशन एज इट्स बेस टाइप। यहाँ पे बेस टाइप हमारा कैरेक्टर है और उसका सब टाइप ये नेम है। यूज क्या है, बट ओनली अ सबसेट ऑफ इट्स वैलिड वैल्यू। पीएल सीक्वल प्री डिफाइन सेवरल सब टाइप्स इन पैकेज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर ये प्री डिफाइन सब टाइप्स भी होते हैं, लेकिन हम अपने खुद के सब टाइप भी बना सकते हैं। इसका एक्चुअल यूजेज क्या है वो अभी आपको आगे पता लग जाएगा और आने वाले वीडियोस में पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज जो इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं उनका अपना कहीं ना कोई यूज है, ठीक है। ये बेस टाइप कैरेक्टर है, सेम यहाँ पे बेस जो है वो varchar2 है, ठीक है। ये इस कीवर्ड बीच में ये सारे सिंटैक्स हैं, कुछ सिंटैक्स के चेंजेस हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा सब टाइप यहाँ पे मैसेज है। फिर हमने एक सैल्यूटेशन जो अभी यहाँ पे लिया, देखिए अभी यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं आपको यूज दिखेगा करके कि सैल्यूटेशन नाम का मैंने एक जो वेरिएबल लिया, उसका मैंने अब टाइप क्या दे दिया, मैंने अपना खुद का यूजर डिफाइंड सब टाइप यूज कर लिया, क्या, नेम। बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरीके की काफी नीड पड़ती है आगे, जहां पे हम अपने खुद के सब टाइप्स यूज कर लेते हैं जो अपने बना रखे होते हैं। हमने अपने खुद के कस्टम सब टाइप्स बना रखे होते हैं जो अलग अलग डेटा टाइप्स अलग अलग डेटाबेस के रिस्पेक्टिव में काफी यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज है कहीं ना कहीं आगे, जब भी ये फीचर इसमें दिया गया है। तो आपको कहीं ना कहीं छोटे प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं छोटा सा मोटिव तो दिख रहा होगा। सैल्यूटेशन नाम का एक वेरिएबल लिया तो मैंने उसका डेटा टाइप क्या लिया, नेम। और ग्रीटिंग्स का लिया तो मैंने उसमें क्या उसका डेटा टाइप ले लिया, मैसेज, ठीक है। बिगिन करा सैल्यूटेशन में मैंने क्या वैल्यू दे दी, रीडर नाम की एक स्ट्रिंग दे दी। और ग्रीटिंग्स में वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पीएल सीक्वल, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रिंटिंग स्टेटमेंट है डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, ठीक है। और ये डबल पाइप सिंबल अपेंड के लिए, इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो हेलो सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स की जो दोनों वैल्यू हैं वो, तो हेलो रीडर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पीएल सीक्वल, इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक बेसिक तो क्लियर होगा। मैं जानता हूं एक ही बार में ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें वेरिएबल्स के बारे में, तो जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी वो रूल हैं, ठीक है। कि फॉलोड बाय मोर लेटर्स, न्यूमरल्स, डॉलर साइन, अंडरस्कोर एंड नंबर साइंस एंड शुड नॉट एक्सीड 30 कैरेक्टर्स। तो इसके भी अपने रूल हैं कि आप इसमें कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह जो हैं ऑलरेडी प्री डिफाइन, वो आप रिजर्व कीवर्ड्स वो वेरिएबल नाम में यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेयरिंग का एक सिंटैक्स, प्रॉपर सिंटैक्स किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। वैसे तो हमने देख लिया एक, लेकिन एक प्रॉपर सिंटैक्स जो है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम सबसे पहले, ठीक है, जो भी वेरिएबल का नाम आपको देना है, जैसे कि यहाँ आप देखें सेल्स नंबर एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट टाइप देना है, जैसे कोई वेरिएबल आपको कांस्टेंट टाइप का बनाना है, जैसे पाई यहाँ पे है, पीआई नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। वो मुझे कांस्टेंट टाइप का बनाना है। जैसे पाई की वैल्यू जो होती है पूरे प्रोग्राम में एक ही यूज होनी होती है, तो उसको हम ग्लोबली ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने पाई नाम का एक वेरिएबल बनाया है कांस्टेंट टाइप का, मैंने उसे डिक्लेयर कर दिया कि थ्रू आउट दी प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी और ग्लोबली मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने, ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू के साथ ये कॉलन यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉलन इक्वल्स टू और ये वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। सेम ऐसे एक सेल्स नाम का वेरिएबल है जो कि नंबर टाइप का है। ये ब्रैकेट में आपको वैल्यू समझ में आ रही होगी कहीं ना कहीं, आपने सीक्वल अगर पढ़ा है थोड़ा आगे चल के। तो 10 जो है वो इसका साइज है और 2 जो है वो इसकी प्रिसीजन वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे प्रिसीजन वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिसीजन वैल्यू, अगर ये डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आउटपुट आएगा तो इसकी हाईएस्ट प्रिसीजन वैल्यू जो जाएगी वो 2 तक जाएगी, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट आएंगी। तो ये इसका डेटा टाइप है सेल्स में, ठीक है। और ये नंबर टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यू की जो भी आउटपुट आएगी उसका साइज तो 10 है, लेकिन उसकी जो पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू अगर आनी होगी तो वो सिर्फ 2 तक ही आएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ये नेम जो है varchar2 टाइप का बनाया है मैंने, इसका साइज जो है मैंने 25 दिया है। ये एड्रेस varchar2 टाइप का बनाया है जिसका साइज मैंने 100 दिया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए सेल्स है, वही नंबर ये मैंने बता ही दिया, नेम एड्रेस ये वही वेरिएबल है। इनिशियलाइज करने के लिए सेम ऐसे ही काउंटर नाम का एक वेरिएबल बनाया है बाइनरी इंटीजर टाइप का, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये तरीका है कॉलन इक्वल्स टू, और एक तरीका है डिफॉल्ट कीवर्ड। आप सिंपली ग्रीटिंग्स नाम का एक वेरिएबल है varchar2 20 साइज का, डिफॉल्ट आप यूज करके डायरेक्टली उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और डिफॉल्ट बीच में कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एक वेरिएबल के किस तरीके से, कुछ मैंने सोचा कि कुछ बेसिक्स आपको बता दूं, क्योंकि इसको लेकर डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में भी काफी डाउट होते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं तो थोड़ा स्ट्रक्चर भी और क्लियर हो जाएगा और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थ्योरेटिकल बात ना चले, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल बात ज्यादा चले, ठीक है। मैं आपको आगे न्यू जो वीडियो बनेगी अगले पार्ट में उसमें रन करके भी आपको क्वेरीज वगैरह इसमें दिखाऊंगा, ठीक है।
और एनवायरमेंटल सेटअप भी आपके सिस्टम में अगर उसको आप करवाना चाहेंगे तो वो करवा दूंगा, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल अगर होनी होंगी तो। ठीक है, तो सिंपली डिक्लेयर स्टार्टिंग प्रोग्राम की, और वेरिएबल्स जो हमने जो भी लेने हैं प्रोग्राम के लिए, जैसे ए बी सी एफ, मुझे 4 वेरिएबल चाहिए तो मैंने उनको डिक्लेयर कर दिया, और जिनको इनिशियलाइज करना है मैंने उन्हें इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, बिगिन, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो भी मेरे स्टेटमेंट हैं, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए स्टेटमेंट है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, तो मैंने यहाँ पे सी वेरिएबल्स के अंदर ए प्लस बी ये मैंने स्टोर करा दिया, और मैंने सी को प्रिंट करा दिया, वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, ये अपेंड ऑपरेटर और सी, तो वैल्यू ऑफ सी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। सेम मैंने एफ के अंदर ये मैंने एक अर्थमेटिक ऑपरेशन और परफॉर्म कराया, एफ को स्टोर कर दिया, एंड हो गया, और मैंने एग्जीक्यूशन करा दिया। ओके, सेम ऐसे ही अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल का एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल का स्कोप कहां तक है। ठीक है, बिगिन से पहले अगर कोई वेरिएबल, जो बिगिन से वेरिएबल जो पहले इनिशियलाइज या डिक्लेयर हो रहे हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं हमारे, और बिगिन के अंदर जो डिक्लेयर के अंदर जो हमारे बिगिन के अंदर जैसे आपने दोबारा कोई वेरिएबल, जैसे डिक्लेयर को भी आप ये मत सोचिए कि डिक्लेयर खाली बिगिन के ऊपर ही डिक्लेयर बनाएंगे। डिक्लेयर जो है वो वेरिएबल इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने के लिए है। ठीक है, ये और कोई प्रोसीजर पैकेज, प्रोसीजर मेथड, ये सब चीजें कर्सर वगैरह तो उनके लिए है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन पार्ट के लिए है। ठीक है, तो डिक्लेयर बिगिन के अंदर भी आ सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे डिक्लेयर बनाया, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए, बिगिन के अंदर मैंने 2 प्रिंटिंग स्टेटमेंट, फिर दोबारा मैंने एक डिक्लेयर बनाया क्योंकि मुझे कुछ और वेरिएबल्स भी इसमें इनिशियलाइज करने हैं। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन मैंने दोबारा यहाँ पे डिक्लेयर बनाया। तो अब इसके अंदर जो है, क्योंकि बिगिन के अंदर ये पार्ट आ रहा है, मेरे एक तरीके से स्टार्टिंग मार्क के अंदर आ रहा है, तो ये मेरे लोकल वेरिएबल्स हैं और ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो यहां मैंने जो num1 और num2 प्रिंट कराया है ये इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, भले ये बिगिन के अंदर है ये इसको करेगा, और यहां जो मैंने num1 और num2 प्रिंट कराया है बिगिन, ठीक है, ये इसको एक्सेस करेगा। ओके, और ये एंडिंग, ये देखिए ये डिक्लेयर यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां एंड हो रहा है। ठीक है, ये पूरा एक ही प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है डिक्लेयर से दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ये पूरा एक, यानी कि एक डिक्लेयर के अंदर भी दूसरा नेस्टेड डिक्लेयर आ सकता है। तो ये चीज मैंने आपको थोड़ा स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहा है कि ये कहीं एक डाउट ना रह जाए कि डिक्लेयर ही स्टार्ट होगा और ये स्टार्टिंग डिक्लेयर एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। बिगिन के अंदर बिगिन, डिक्लेयर के अंदर डिक्लेयर कितने भी आ सकते हैं, बस जो उसका एक प्रॉपर इंडेंटेशन है वो फॉलो होना चाहिए कि डिक्लेयर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आगे चल के लूप वगैरह में भी वो चीज फॉलो होगी। तो स्ट्रक्चर कोई कंफ्यूज होने वाला स्ट्रक्चर नहीं है। आप देखिए डिक्लेयर में डिक्लेरेटिव सेक्शन पूरा एक प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो हो रहा है, एक प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो हो रहा है, देखिए। ठीक है, बस कुछ चीजें हैं जैसे प्रिंटिंग के लिए स्टेटमेंट चेंज हो गया है। ठीक है, स्टार्टिंग डिक्लेयर से हो रही है, बिगिन और एंड हो रहा है, तो बिगिन हुआ है तो एंड भी होगा। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसकी एंडिंग भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एसक्यूएल क्वेरी, असाइनिंग एसक्यूएल क्वेरी रिजल्ट टू पीएल एसक्यूएल वेरिएबल। अब बात हो रही थी टाइटली इंटीग्रेटेड है, तो मैंने सोचा कि आगे और टॉपिक पे जाने से पहले कहीं ना कहीं छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे ये तो पता चले कि एसक्यूएल क्वेरी का जो रिजल्ट है वो पीएल एसक्यूएल वेरिएबल में कैसे असाइन हो रहा है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो मैंने क्या करा है, एक टेबल बनाई है, जैसे कि आप टेबल बनाते हैं सीक्वल में, तो उसके लिए सिंपल सा वही सिंटेक्स है। ठीक है, क्रिएट टेबल, एक कस्टमर नाम की, उसके अंदर मैंने ये सारे मुझे कॉलम चाहिए, एक आईडी इंटीजर टाइप का नॉट नल, एक नेम वेरगेट 2 टाइप का ये भी नॉट नल, एक एज लिया है मैंने इंटीजर टाइप का ये भी नॉट नल, एक एड्रेस, एक सैलरी और एक प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की मैंने इसको बना दिया है आईडी को, तो मैंने वहीं क्रिएट टेबल के टाइम पे ही प्राइमरी की आईडी को डिक्लेयर कर दिया है, टेबल मेरी बन गई। ठीक है, मैंने टेबल बना ली, ये सारा मेरा ओरेकल सीक्वल डेवलपर, ये वो भी कमांड लाइन आप यूज कर रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि कोई चीज कहीं और एग्जीक्यूट हो रही है, एक ही में ही चल रही है। सबसे पहले मैंने ये क्वेरी पास कर दी, मेरी टेबल क्रिएट हो गई। अब मुझे इस टेबल के अंदर कोई डेटा भी स्टोर करना है, तो सिंपली वही इंसर्ट कमांड मैंने यूज करी, तो इंसर्ट इनटू कस्टमर जैसे आप सिंपली करते हैं, तो मैंने डायरेक्टली इन वेरिएबल्स में मैंने ये वैल्यूज स्टोर करा दी। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये 1 राहुल पहला रिकॉर्ड स्टोर करा दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैंने 3 रिकॉर्ड कस्टमर टेबल के अंदर इन रोज में स्टोर करा दिया, इन कॉलम्स में स्टोर करा दिया। ठीक है, तो मेरा कस्टमर टेबल के अंदर डेटा स्टोर हो गया है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रोग्राम की हेल्प से, ठीक है, मुझे इस प्रोग्राम की हेल्प से क्या करना है, द फॉलोइंग प्रोग्राम असाइंस वैल्यू फ्रॉम द अबव टेबल टू पीएल सीक्वल वेरिएबल यूजिंग द सेलेक्ट इनटू क्लॉज। ठीक है, सेलेक्ट इनटू क्लॉज के बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली सिंपली डेटा फैच और स्टोर करने के लिए है, बेसिकली रिट्रीव और फैच करने के लिए ही है। ठीक है, पीएल सीक्वल के इंटरेक्शन में। तो आप देखिए ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। ठीक है, मुझे अब डेटा फैच करना है उस टेबल से, इस प्रोग्राम की हेल्प से मुझे वो डेटा फैच करना है उस टेबल में से। ठीक है, तो मैंने क्या करा, साथ के साथ कुछ नए नए टॉपिक भी इसमें कवर होते चले जाएंगे, बाकी उनको मैंने टॉपिक वाइज भी लिया है। कुछ ऐसे हैं प्रोग्राम में ऐसी कोई नई चीजें हैं वो मैं आपको हैंड टू हैंड बताऊंगा। ठीक है, डिक्लेयर सेक्शन स्टार्ट हुआ, मैंने एक वेरिएबल लिया CID नाम का।
ठीक है। अब मुझे सी आई डी, सी नेम, सी एड्रेस, सी सैलरी में वो रिकॉर्ड स्टोर करना है, वो डेटा स्टोर करना है जो कि मैं टेबल से एक्सेस करूंगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए देखिए आपको एक नया सिंटैक्स इसमें पता लगे किस तरीके से आपको एक्सेस करना है। ठीक है, कस्टमर्स डॉट, बेसिकली इसमें आप कह सकते हैं कि दो तरीके के आप एंकर टाइप होते हैं, उनको एंकर टाइप बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज टाइप और परसेंटेज रो टाइप देख रहे हैं आप यहाँ पे, मॉडुलस टाइप और मॉडुलस रो टाइप। तो उसमें सिंपली क्या होता है, मेन बहुत बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ऐसा नहीं है करके, सीक्वल में भी होता था ये करके, कि कस्टमर जो टेबल है उसके अंदर जो आईडी रिकॉर्ड है, जो आईडी वाला कॉलम है, मुझे उसमें से जो आईडी वाले कॉलम का जो डेटा है, मैं डेटा पास नहीं कर रहा हूं, मैं उसका एक तरीके से डेटा टाइप इसको आप कह सकते हैं कि डेटा टाइप का रेफरेंस दे रहा हूं कि ये जो मेरा कस्टमर डॉट आईडी, जो आईडी वाला मेरा कॉलम है, मैंने जिस भी डेटा टाइप का लिया था, इंटीजर, फ्लोट, मैंने जिस भी टाइप का लिया हो, मैं एक तरीके से उसे पास ऑन कर रहा हूं कि मेरा ये कस्टमर आईडी है ये भी उसी डेटा टाइप का, इससे इंटीग्रेट हो जाए, एक इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाए कि कहीं ना कहीं डेटा टाइप का मिसमैच ना हो। अब मैं वैल्यू जो भी इनिशियलाइज करना चाह रहा हूं वो मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहा हूं, एक मैंने वन वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं एक टाइप इसको रेफर कर दिया, एक टाइप जो है इसको एंकर्ड कर दिया सेम नेम के लिए। अब वो कस्टमर टेबल के अंदर नेम किसी भी टाइप का हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने परसेंटेज टाइप एंकर्ड के थ्रू इस कस्टमर सी नेम वाले वेरिएबल को एक तरीके से इसका रेफरेंस दे दिया। अब मैं जो भी वैल्यू फैच करूंगा और इस वेरिएबल में स्टोर करूंगा तो डेटा टाइप की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, कोई मिसमैच नहीं होगा। ओके, सेम मैंने कस्टमर एड्रेस के लिए, कस्टमर सैलरी के लिए, सेम ऐसे ही परसेंटेज रो टाइप भी होता है, इसमें पूरी की पूरी रो एक पर्टिकुलर पूरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड, यानी कि पूरा पूरा रिकॉर्ड जाके एक वेरिएबल्स में आके स्टोर या एक किसी स्ट्रक्चर या एरे में जाके स्टोर हो जाता है, उसके बारे में आगे देखेंगे। ओके, तो परसेंटेज टाइप की मदद से ये सारे वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए और साथ के साथ डेटा टाइप की इंटीग्रिटी भी मेंटेन हो गई। मैंने बिगिन स्टार्ट करा, अब मैंने अपनी क्वेरी, आप देखिए क्वेरी किस तरीके से यूज हो रही है एक प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो देखिए प्रोसीजरल लैंग्वेज के साथ साथ मतलब सारे फीचर्स भी यूज हो रहे हैं और सीक्वल भी यूज हो रही है। तो बिगिन के अंदर मैंने सेलेक्ट की क्वेरी पास कर दी। ठीक है, तो सेलेक्ट मुझे कौन कौन से वेरिएबल फैच करने हैं, नेम, एड्रेस, सैलरी, किस में, इनटू, ये सेलेक्ट इनटू क्लॉज यही है डेटा फैच करने के लिए। इनटू किस में, मुझे किस में फैच करने हैं, वो सी नेम, सी एड्रेस, सी सैलरी फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, मुझे इनमें वो फैच करने हैं। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स। अब वेयर आईडी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, तो वेयर आईडी इक्वल टू सी आई डी। तो देखिए वेरिएबल का एक डेटा टाइप इंटीग्रिटी भी मैच हो गई और जो हमें डेटा फैच करना है वो वेरिएबल में भी स्टोर हो जाएगा और कंडीशन भी लग गई। मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाया, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, डबल पाइप सिंबल से जो जो मुझे चीजें वैल्यू प्रिंट करानी है और जो मुझे स्ट्रिंग्स इंटीग्रेट कराने हैं वो सिंपली जैसा आप स्टेटमेंट चाह रहे हैं तो इसका आउटपुट आ जाएगा, कस्टमर, सी नेम, फ्रॉम, सी एड्रेस, अर्न्स, सी सैलरी। तो देखिए आउटपुट आ गया, कस्टमर राहुल फ्रॉम अहमदाबाद अर्न्स 2000, ये इसका आउटपुट आ गया। देखिए सिंपली, कोई डाउट हो तो उसको लेकर के आप कमेंट सेक्शन में सिंपली बताइएगा। ये टॉपिक आगे अभी और भी आएगा, इसको मैंने आपको प्रोग्राम के साथ साथ क्लियर करवाया है क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा प्रोग्राम के थ्रू एक बेसिक ओवरव्यू तो लग जाए, मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाता चला जा रहा हूँ करके, उसमें आपको फिर पता तो चले कि प्रोग्राम से क्या बेनिफिट हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंस हुआ सीक्वल और पीएल सीक्वल में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको वैसे बेसिकली बता दिया, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू और बताना चाह रहा था। जैसे पाई एक मैंने वेरिएबल लिया है, ठीक है, नंबर टाइप का, उसको मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है ऊपर ही। ठीक है, उसकी मैंने एक वैल्यू दे दी है। मैंने डिक्लेरेटिव सेक्शन में ये पाई जो है मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहां मैंने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, और जो अदर डिक्लेरेशंस हैं, जो अदर वेरिएबल्स हैं, वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। अब जब इसकी प्रोसेसिंग होगी, जब यहाँ पे हम इसका जो भी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करेंगे, तो रेडियस मैंने यहाँ पे 9.5 जो भी चीजें यूज होनी है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो कांस्टेंट ऊपर डिक्लेयर हुई है, कांस्टेंट का डिक्लेरेशन भी होगा अलग से, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको ही मैं अलग से डिक्लेयर सेक्शन के अंदर उसका डिक्लेरेशन भी तो करूंगा। मैंने उसको ऊपर कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, कांस्टेंट में यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, लेकिन डिक्लेयर के ऊपर भी आप उसको कांस्टेंट अलग से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिंपल ये सब चीजें आपको बेसिक वैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पता है करके। ठीक है, लेकिन मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, फिर कोई कमेंट सेक्शन में ये ना कहे कि हमें चीजें अगर पहले से ही पता होती तो हम ये वीडियो क्यों देखते। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ वो सारी चीजें भी बता रहा हूँ करके। कांस्टेंट के बारे में आपको पता ही है, कांस्टेंट का पर्पस ही क्या होता है कि उसको कोई आगे चेंज ना कर सके थ्रू आउट दी प्रोग्राम। एक बार वैल्यू डिक्लेयर इनिशियलाइज हो गई तो वो थ्रू आउट दी प्रोग्राम वही वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये रेडियस डायमीटर का प्रोग्राम है। ओके,
तो अब जो बात है सिंगल कोड डबल कोड के बारे में, एक छोटा सा एक इसमें चीज थी, वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती है। जैसे मान के चलिए कि आपको आउटपुट प्रिंट कराना है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, सिंपल सा एक आउटपुट मैसेज प्रिंट कराना है datsbangontheory.com। तो अब डेट्स के बीच में एक सिंगल कोट आना है, तो जहां भी अगर आपको सिंगल कोट अगर आपको सिंगल कोट प्रिंट कराना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक तरीके से डबल कोट लिखने पड़ेंगे, मतलब एक कोट सिंगल कोट और एम्बेड करना होगा इसके साथ, ठीक है। तो एक तरीका ये स्ट्रिंग लिटरल का रूल है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है, लेकिन इसके बारे में मैंने सोचा आपको थोड़ा बता दूं करके। तो ये मैसेज जो मेरा प्रिंट होगा ये datsbangontheory.com होगा, डेट्स के बीच में एक ही कोट आएगा, लेकिन मुझे एक कोट अगर किसी मैसेज के स्ट्रिंग के बीच में यूज करना है तो मुझे एक सिंगल कोट और एम्बेड करना होगा इसके साथ, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट था, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो मेन थोड़े कंसेप्ट हैं उनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करूंगा कि बहुत बोरिंग वीडियो हो जाए, कर्सर तक इसको कवर करेंगे और बस थोड़े से कंसेप्ट और हैं, तो एक बेसिक पार्ट आपको बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके, कि आप इसके बेसिक प्रोग्राम बना सकेंगे। कंडीशन में बात करें तो कंडीशन में जैसे आपको पता ही है इफ एल्स स्विच ये सब चीजें आती हैं, केस स्टेटमेंट वगैरह, वैसे ही इसमें भी है, बस थोड़ा सिंटैक्स चेंज है। पहला है इफ देन स्टेटमेंट, ठीक है। मैं ये थ्योरी रीड नहीं करूंगा, मैं आपको एग्जांपल और सिंटैक्स के साथ आगे बताऊंगा। दूसरा है इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये आप रीड करना चाहें कर सकते हैं, पर मैं थ्योरी वगैरह रीड में नहीं जाना चाहता, मैं आपको डायरेक्ट सिंटैक्स और डायरेक्ट प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इफ और देन, ठीक है, जैसे इफ होता था उसमें खाली, यहाँ पे इफ देन है, इफ के साथ देन और लग गया, बस ये समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये इफ स्टेटमेंट है पहला वाला, आप बस ये सोचिए ये इफ स्टेटमेंट है, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इफ यूज करते हैं, ठीक है, जावा में इफ यूज करते हैं, इफ के साथ देन लग गया बस सिंटैक्स में, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। फिर आप इफ एल्स यूज करते हैं तो इफ के साथ तो देन है ही, तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट मान लीजिए आप एक तरीके से, बस इफ के साथ यहाँ पे देन लगा हुआ है, ठीक है। इफ एल्स इफ यूज करते हैं, ठीक है, इफ के साथ मतलब नेस्टेड इफ एल्स चलता है, इफ के साथ एल्स इफ एल्स इफ के नीचे मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट चलते हैं, तो इफ के साथ तो देन है, ये वही इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट है। ये केस स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक सर्च केस स्टेटमेंट और होता है, इसके बारे में मैं एग्जांपल में अगर आपको बताऊंगा, और ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो इफ के साथ तो इफ देन को आप एक ही मानिए, इफ देन, तो ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो अब जल्दी से सिंटेक्स और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो यहां पे इफ को इफ देन कह रहे हैं, ठीक है। तो इफ कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है ब्रैकेट में, देन, ठीक है, अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, ठीक है। अदरवाइज एंड इफ, तो एंड इफ करके फिर जो आपकी कंडीशन है, तो इफ के नीचे आपको एंड इफ से इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। तो एक चीज और है इसमें, इफ के नीचे आपको इसका एंड इफ, ये इसका एक तरीके से एंडिंग मार्क है। इफ दिस कंडीशन विल बी एग्जीक्यूट देन दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिंट, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। एल्स के बारे में तो आगे देखेंगे। तो इफ के नीचे ये एंड इफ भी, इफ के नीचे एंड, सेम यहाँ पे देखिए इफ, ये आ गई कंडीशन, ये इसका एक तरीके से एग्जांपल हो गया। इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 20 देन ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और एंड इफ, तो ये हमारा एक सिंगल इफ के बारे में बात हो रही है, तो एंड इफ के थ्रू ये हमारा इफ जो है कवर हो गया। इफ को आपको एंड भी करना है, ठीक है, ये नहीं है सिंपली आप इफ यूज करें और उसे छोड़ दें, इसका एंड भी होगा एक तरीके से एंडिंग मार्क। यहाँ पे देखिए इफ देन एल्स को इफ के साथ अब यहाँ पे एल्स भी है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट 1, ठीक है, फिर एल्स, ठीक है, स्टेटमेंट 2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो एल्स के अंदर जाके ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, और इफ को हमें एंडिंग भी करनी है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इफ कलर इक्वल टू रेड, अगर कलर वेरिएबल हमारा रेड है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, यू हैव चूजन अ रेड कलर, एल्स ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, प्लीज चूज अ कलर फॉर योर कार, और हमारा इफ की जो है वो एंडिंग हो जाएगी, एंड इफ। थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज है, ठीक है। सेम ऐसे ही बात करें इफ देन एल्स इफ के बारे में, तो इफ के बाद एल्स इफ जैसे यूज होते थे, सेम यहाँ पे वही है। एक वेरिएबल लिया है हमने, एक ए डेटा टाइप उसका नंबर है, बिगिन से स्टार्ट करा, तो इफ लिया हमने, इफ ए इक्वल टू 10 देन दिस स्टेटमेंट, एल्स इफ फिर एक कंडीशन देन दिस स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ दिस कंडीशन देन दिस स्टेटमेंट, फिर एक एल्स यूज कर लिया दिस स्टेटमेंट, और एंड इफ, तो ये इफ स्टार्ट हुआ है तो ये एंड भी होगा, उसके बाद एक स्टेटमेंट और है, और ये बिगिन का एंड हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से सिंटेक्स में चेंज है, ठीक है। इफ के साथ बस देन लग गया है, इफ की एंडिंग हो रही है एंड इफ में, बाकी सारी चीजें वही हैं, ओके। तो अब यहाँ पे स्विच केस के बारे में, तो यहाँ पे केस स्टेटमेंट और सेलेक्टर केस स्टेटमेंट होता है, तो सिंपल वो भी कुछ नहीं है, आपने एक वेरिएबल लिया, जैसे आप स्विच केस यूज करते थे, ग्रेड नाम का एक आपने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर ए हमने एक कैरेक्टर पास करा है। सिंपली हम केस स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर रहे हैं कि हम केस, हमने ग्रेड वेरिएबल का रेफरेंस दे दिया, डायरेक्टली चेक कर दिया, व्हेन ए
तो ये एक एक करके सबको चेक करेगा। व्हेन अगर ए है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, देन दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट। बी होगा तो ये कर देगा, सबको एक एक करके चेक करेगा, सी डी एफ। अदरवाइज एल्स में ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, जैसे उसमें डिफॉल्ट होता था नो सच ग्रेड। एंड केस, केस भी स्टार्ट करा है तो उसका भी एंड केस, जैसे बिगिन का एंड है, इफ का एंड इफ है, ऐसे ही केस का एंड केस। ठीक है, तो ये इसका एक सिंटेक्स है, एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है। ठीक है, डिफॉल्ट केस ये एल्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर्च केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट और सर्च केस स्टेटमेंट में ये फर्क है कि यहाँ पे सेलेक्टर नहीं है। ठीक है, सर्च केस स्टेटमेंट के अंदर सेलेक्टर नहीं है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊं, देखिए वहां पे क्या हो रहा था पीछे, व्हेन जो भी हमारी पैरामीट्रिक वैल्यू है वो डायरेक्टली जो हमने ग्रेड, जो भी वेरिएबल है या जो भी आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं रेफरेंस आप पास ऑन कर रहे हैं, उसको वो डायरेक्टली मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सेलेक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली आप एग्जाम्पल में देखिए, वही एग्जाम्पल है, ग्रेड नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली हमने केस लिखा, जैसे यहाँ पे केस लिखा था तो ग्रेड का रेफरेंस दिया था, यहाँ पे कोई सेलेक्टर ही नहीं है तो रेफरेंस ही पास नहीं होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्टर हमें यहीं पे मेंशन करेगा, व्हेन ग्रेड इक्वल्स टू ए, व्हेन ग्रेड इक्वल्स टू बी, व्हेन ग्रेड इक्वल्स टू सी। वहां पे डायरेक्ट व्हेन ए, व्हेन बी, व्हेन बी सी हो रहा था। या सर्च केस स्टेटमेंट है तो डायरेक्टली हम सर्च भी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास सेलेक्टर नहीं है, डायरेक्टली वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ एल्स में हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट आ गया, एंड केस। ठीक है, केस के साथ एंड केस, वो ये सेम, बस यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टर का डिफरेंस है। ओके, तो ये एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, पीछे का एक थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। डिक्लेयर में दो हमने वेरिएबल लिए हैं, ए बी, दोनों ही नंबर टाइप के हैं, 3 साइज है, 100 200 वैल्यू है। बिगिन बुलियन कंडीशन चेक करनी है, इफ ए इक्वल टू 100 देन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर दोबारा जाएगा, फिर इसको चेक करेगा इफ के अंदर, इफ बी इक्वल टू 200 देन, ठीक है, ये भी ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। एंड इफ, ठीक है, तो इफ के अंदर नेस्टेड इफ है, दोनों के एंडिंग होंगे, एंड इफ, फिर ये दो स्टेटमेंट है, दोनों की वैल्यू प्रिंट होंगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी, एंडिंग, बिगिन का एंडिंग। सिंपल प्रोग्राम है। ओके, अब बात कर लेते हैं कंडीशंस के बारे में। बात तो करी तो लूप्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो एक इसमें बेसिक टाइप का लूप होता है, फिर हमारा वाइल लूप है, फिर फॉर लूप है, फिर नेस्टेड लूप है। इन तीनों के बारे में तो आप जानते ही हैं। आप वैसे बेसिक लूप के बारे में भी जानते हैं, अभी अगर आप आगे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी व्योरी हम रीड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे। ये थ्योरी को आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, पर डायरेक्ट एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा। मैं रीड करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं डायरेक्टली जो नोट डाउन कर रखा है वो मैं रीड करके आपको बता रहा हूं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। ठीक है, बेसिक लूप स्टेटमेंट है, तो बेसिक लूप स्टेटमेंट का सिंटेक्स ये है। ठीक है, लूप के अंदर बेसिकली चीजें क्या होती हैं, लूप है वो क्या है, रिपीटेटिव इटरेशन में कोई चीज चल रही है, तो लूप के अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं कोई भी लूप। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर बीच में कंडीशन होती है, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। कोई भी लूप हो, फॉर है तो एक ही ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, वाइल हो तो ऊपर नीचे जिस तरीके से, और डू वाइल हो तो तीनों का अलग अलग तरीका है। लेकिन यहाँ पे बेसिक लूप जो है तो इसमें भी वही देखिए, लूप एंड लूप, इसके बीच में सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। अब एक एग्जांपल देखिए, ये एक इसका बेसिक सिंटेक्स स्ट्रक्चर हो गया। डिक्लेयर में एक वेरिएबल है एक्स नाम का, नंबर टाइप का, उसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है, 10। बिगिन, एक मैंने लूप बनाया, ठीक है, ये इसकी एंडिंग है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से खत्म हो रहा है। ठीक है, लूप स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक मैंने आउटपुट प्रिंट, मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, वैल्यू प्रिंट करानी है एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, एक मैंने कंडीशन लगाई, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 50 देन एग्जिट। एग्जिट के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, कई सारे एग्जिट स्टेटमेंट हैं जिनके बारे में आगे देखेंगे, एग्जिट है, एग्जिट व्हेन है। तो जैसे ही ये इंक्रीमेंट, ये सब क्या होगा, वैल्यू एक्स की प्रिंट होती रहेगी, 10 से स्टार्ट होगी, प्रिंट होती रहेगी, 10 10 करके इंक्रीमेंट होती रहेगी। इफ को बार बार चेक करेगा, एक्स ग्रेटर देन 50 तो एग्जिट होगा, अदरवाइज बार बार ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ये इफ की कंडीशन में आके चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू जब इस इंक्रीमेंट के थ्रू 50 से ज्यादा हो जाएगी, तुरंत एग्जिट हो गए, इस लूप से बाहर हो जाएगा। तो देखिए इनिशियलाइजेशन इसका हो चुका, इंक्रीमेंट यहां हो रहा है, कंडीशन यहां लग गई, सिर्फ क्या हो रहा है, इटरेशन के लिए लूप काम कर रहा है, बेसिक लूप है। ठीक है, बेसिक लूप है, चीजें सारी वो यूज हो रही हैं, लेकिन फॉर और वाइल की तरह अपना खुद का इसका स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो ये बेसिक लूप है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आफ्टर एग्जिट कंट्रोल डायरेक्टली, एग्जिट अपना डायरेक्ट कंट्रोल यहां दे देगा, फिर इसके बाद ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। तो वाइल में सिंपली वाइल कीवर्ड, उसके बाद जो कंडीशन है वो, फिर यहाँ पे लूप कीवर्ड भी आएगा। ओके, लूप कीवर्ड भी इसी लाइन में इसी के साथ आएगा। ठीक है, फिर सीक्वेंस ऑफ जो आपके स्टेटमेंट हैं और एंड लूप। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। एक ए वेरिएबल है नंबर टाइप का, 2 साइज है, 10 वैल्यू इनिशियलाइज कराई है। बिगिन वाइल ए इज लेस देन 20, कंडीशन आ गई। ठीक है, लूप कीवर्ड
प्रिंटिंग स्टेटमेंट, इटरेशन ए इक्वल टू ए प्लस वन, एंड लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। कंडीशन ब्रेकिंग कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन 20, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एक तरीके से तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। वाइल ए इज लेस देन 20 चलता रहेगा जब तक 20 है, जैसे ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल वाइल है, बस थोड़ा सिंटेक्स का चेंज है, यहाँ लूप ऐड हो गया कीवर्ड, यहाँ एंड लूप है, बाकी सारी चीजें वो ही हैं, ओके। फॉर के बारे में बात करें तो फॉर का सिंटेक्स भी थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखें फॉर, ठीक है। काउंटर वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल, जैसे पाइथन में भी वेरिएबल आप इनिशियलाइज करते हैं फॉर के लिए, काउंटर वेरिएबल जो भी वेरिएबल होता है, ठीक है। इटरेशन वेरिएबल जो होता है, ठीक है। इन, ये यहाँ पे इन कीवर्ड आएगा, ठीक है। इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, और फिर ये लूप कीवर्ड तो आना ही हर लूप में, और ये एंडिंग लूप। तो सिंपली क्या है, काउंटर जो भी वेरिएबल है जिसपे इटरेट कराना है, इन और इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, और बीच में सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। सिंपली अगर आप एग्जांपल देखें, ए वेरिएबल है बिगिन, मुझे ए को इटरेट कराना है, 10 से स्टार्ट करना है 20 तक, ठीक है। तो 10 इनिशियल वैल्यू और 20 तक, ठीक है, फाइनल वैल्यू। लूप, ये मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है, एंड लूप। ये सिंपल स्ट्रक्चर है फॉर का। इसी को अगर मुझे रिवर्स में चलाना है तो फॉर ए इन रिवर्स, मैं सिंपली रिवर्स कीवर्ड यूज कर लूंगा यहाँ पे। 10 से 20 तो ये उल्टा चलेगा, वैल्यू इसकी उल्टी चलेगी, ओके। फाइनल से मतलब फाइनल वैल्यू से स्टार्ट होगा और इनिशियल वैल्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। मुझे अलग से इंक्रीमेंट वगैरह लिखने की, इंक्रीमेंट वैल्यू वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। नेस्टेड लूप्स के बारे में बात करें तो तीनों ही टाइप के नेस्टेड लूप्स में आप देखें कोई डिफरेंस नहीं है। लूप के अंदर इनसाइड लूप है, उसकी एंडिंग भी उसी हिसाब से होनी है। वाइल के अंदर भी सेम वही है, कंडीशन 1 कंडीशन 2 एंडिंग उसी हिसाब से। फॉर के अंदर भी सेम वही है। तो ये नेस्टेड लूप्स हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। डिक्लेयर, मैंने दो वेरिएबल ली हैं, आई और जे। बिगिन स्टार्ट करा, मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा 2, ठीक है। लूप मैंने लिया, उसके अंदर एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करा, फिर एक और लूप लिया, ठीक है। मैंने इसकी एग्जिट कंडीशन यही दे दी। ये दूसरे टाइप की एग्जिट कंडीशन है। दो वैसे आपने पढ़ा होगा ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट और एग्जिट व्हेन और है, ठीक है। तो एग्जिट में डायरेक्टली जैसे ही एग्जिट आएगा, एग्जिट व्हेन में आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो मैंने एग्जिट व्हेन में कंडीशन भी दे दी। डायरेक्टली एग्जिट होता तो कोई कंडीशन नहीं लिख सकता था, डायरेक्टली एग्जिट हो जाता, लूप से बाहर आ जाता, इनर मोस्ट लूप से बाहर आ जाता। एग्जिट व्हेन है तो मैं कंडीशन भी दे सकता हूँ। तो मैंने एक ये कंडीशन दे दी, ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, 2 से लेकर 100 तक का प्रोग्राम नंबर ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये लूप यहाँ स्टार्ट हुआ, इसकी यहाँ एंडिंग हो गई। मैंने इसकी यहाँ पे कंडीशन भी दे दी, इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। ये लूप यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर इसकी गई है, मैंने यहाँ कंडीशन दे रखी है, जो भी प्रोग्राम के लिए जो भी नीड है उस हिसाब से, ठीक है। इफ जे इक्वल टू आई, देन मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर प्रिंट करा दी है। इफ की ये एंडिंग हो गई, ये यहाँ पे इटरेशन चल रहा है। फिर मैंने एग्जिट 1, ये वाले लूप के एग्जिट के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी। लूप को एग्जिट करने के लिए भी तो कोई कंडीशन चाहिए ना, वरना तो अदरवाइज वो इनफिनिट लूप में चलता रहेगा। तो ये वाले इनर लूप के लिए मैंने एग्जिट स्टेटमेंट यहाँ दे दिया, जो मुझे कंडीशन देनी है। ये वाले लूप के लिए मैंने यहाँ दे दिया, और दोनों की एंडिंग, इसकी यहाँ एंडिंग हो गई, इसकी यहाँ एंडिंग हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो लूप के कंट्रोल स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, एग्जिट स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, लूप को कंप्लीट करता है और उसका कंट्रोल पास कर देता है लूप के स्टेटमेंट को, और इनर मोस्ट लूप से ही बाहर आ जाएगा अगर नेस्टेड लूप है तो, ठीक है। कंटिन्यू के बारे में आपको बताया, पर्टिकुलर उस इटरेशन को स्किप कर देता है, ठीक है। गो टू के बारे में भी आपको पता है, पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है। तो कंटिन्यू, ठीक है, और गो टू और एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक की जगह पे एग्जिट और एग्जिट व्हेन यूज हो रहा है, ठीक है। तो एग्जिट स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। एक एग्जांपल और है, देख लीजिए, ठीक है। लूप का एग्जीक्यूशन ही हो रहा, वाइल लूप लगा रखा है, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन लगाई, डायरेक्टली जैसे ही एग्जिट मैंने यूज करा, टर्मिनेट कर देगा लूप को, और टर्मिनेट कर देगा लूप को, और लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली लूप से ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, 10, 11, 12, 15 तक आएगा, ठीक है। चलता रहेगा। लूप कहां से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11 ये प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि इफ के अंदर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इफ की कंडीशन ग्रेटर देन 15 पे ही एंटर करेगी, ठीक है। चलता रहेगा 10, 11 टू 15, जैसे ही 15 पे आएगा तो 15 इज, जैसे ही आएगा 16 जब वैल्यू हो चुकी होगी, 16 इज ग्रेटर देन 15, एग्जिट पे हो गए, तुरंत टर्मिनेट हो गए, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेम केस ये एग्जिट व्हेन के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन यहाँ दे दी, एग्जिट व्हेन ए इज ग्रेटर देन 15, यहाँ पे भी वही हो रहा है। मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है ए इज लेस देन 20, 10 से स्टार्ट हुआ, 20 तक चलना है लूप, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी एग्जिट व्हेन ए इज ग्रेटर देन 15। मैंने यहाँ पे इफ लगाया था, यहाँ पे इफ की जरूरत ही नहीं है, मैंने एग्जिट में ही ये कंडीशन दे दी, ओके। तो एग्जिट और एग्जिट व्हेन में देखिए डिफरेंस भी एक तरीके से यहाँ पता लग गया। और
अब बात करते हैं डायरेक्टली स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के बारे में सबको पता है स्ट्रिंग होती क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ऑप्शनल साइज स्पेसिफिकेशन है, न्यूमेरिक, लेटर, ब्लैंक, स्पेशल कैरेक्टर सबको ले लेता है। इसमें बेसिकली 3 तरीके की स्ट्रिंग है, एक है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, एक है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग और एक है कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट CLOB। ठीक है, तो फिक्स लेंथ की जो स्ट्रिंग है प्रोग्रामर स्पेसिफाई कर देता है लेंथ को स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन के टाइम पे ही। ठीक है, द स्ट्रिंग इज राइट पैडेड विद स्पेसेस टू द लेंथ सो स्पेसिफाइड, ये सब आपको पता है इसके बारे में। वेरिएबल लेंथ में ठीक है इनपुट के थ्रू ले रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ इसकी रेंज दे रखी है। ठीक है, पैडिंग टेक प्लेस होती है इसमें, स्पेस स्पेसिफाई होते हैं। और ये हमारे कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट हैं, ये बेसिकली लार्ज डेटा के लिए जहां पे टेराबाइट्स में डेटा के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, तो बेसिकली फिक्स लेंथ स्ट्रिंग और वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग हमें तो इसी के बारे में बात करनी है आगे। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करना है इसमें सिंपली, और ओरेकल डेटाबेस जो है वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग टाइप्स प्रोवाइड करता है। कैरेक्टर है, एन कैरेक्टर है, varchar2 है, एन varchar2 है, CLOB है, NCLOB है। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम तो यही बेसिक यूज कर सकते हैं, छोटे हम कोई बड़ी बिजनेस एप्लीकेशन तो इस पर बना नहीं रहे हैं, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम ही देते हैं डायरेक्ट। हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया है, varchar2 टाइप का एक कंपनी नाम का लिया है, varchar2 टाइप का इंट्रोडक्शन CLOB ले लिया मैंने। ठीक है, और चॉइस ले लिया मैंने। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली मैं पूरा इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहा हूं तो मैंने इसे CLOB टाइप का ले लिया। ठीक है, एक मैंने चॉइस लिया है वो कैरेक्टर 1 टाइप का लिया है। तो बिगिन में मैंने डायरेक्टली वैल्यू दे दी नेम, मैंने अपना नाम दे दिया, कंपनी का नाम दे दिया। इंट्रोडक्शन में मैं जितना चाहे CLOB टाइप का लिया तो उसकी रेंज के हिसाब से मैं जो भी इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लिया। चॉइस में मैंने y लिख लिया। अब डायरेक्टली मैंने इफ के अंदर कंडीशन दे दी, इफ चॉइस इक्वल टू y, चॉइस अगर y है तो ये स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। एंड इफ, तो स्ट्रिंग के बारे में आपको बेसिकली पता है, बस थोड़े से डेटा टाइप्स वगैरह में डिफरेंस है। ठीक है, बाकी ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रिंग के फंक्शंस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते ही हैं, तो वैसे ही इसमें है। एस्काई वैल्यू प्रिंट करानी है तो एस्काई फंक्शन का यूज कर लीजिए और पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर दीजिए। ठीक है, कैरेक्टर रिटर्न कराने हैं उसके तो CHR यूज कर लीजिए। कॉन्कैटिनेशन करानी है तो XY जो भी दो स्ट्रिंग्स में कॉन्कैटिनेट कराना है वो 2 पैरामीटर पास कर दीजिए। ठीक है, कन्वर्ट द इनिशियल लेटर ऑफ ईच वर्ड इन X टू अपर केस, डायरेक्टली वही प्रोग्राम में ही दे रहा है। अगर आपको इस मेथड के बारे में पहले से ही पता हुआ तो एक ही लाइन में आपका प्रोग्राम हो जाएगा। अगर आपको उसके किसी भी वर्ड के इनिशियल लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करना है, उसे रिटर्न करना है तो डायरेक्टली ये मेथड यूज कर लीजिए। ऐसे ही इन str सर्च फॉर फाइंड स्ट्रिंग, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करना है, उसके अकरेंस को फाइंड करना है, कहीं पे भी हो मिडल में उसे रिटर्न करना है। ऐसे ही देखिए कितने सारे मेथड हैं। लेंथ रिटर्न करनी है। ठीक है, देखिए लेंथ और लेंथ भी इसमें 2 तरीके के लेंथ का है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन X, और इसमें क्या है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर स्ट्रिंग इन बाइट्स। अगर बाइट्स में रिटर्न लेंथ इन बाइट्स, ठीक है, बाइट्स में अगर रिटर्न करनी है तो इसके लिए लोअर केस, अपर केस के लिए LPAD, LTRIM, तो सारे मेथड दे रखे हैं, काफी सारे मेथड हैं। देखिए और भी आगे कितने सारे मेथड हैं, लोअर, अपर, सॉर्ट, सारे मेथड दे रखे हैं। सब स्ट्रिंग, ट्रिम के लिए, अपर के लिए, तो हर मेथड को तो कवर नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने क्या करा है, एक प्रोग्राम ही ले लिया है। ठीक है, तो ज्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड हैं वो सारे इसी में कवर हो जाएंगे। तो मैंने एक स्ट्रिंग ली है ग्रीटिंग्स नाम की, जिसको मैंने क्या पास करा है, हेलो वर्ल्ड। तो देखते हैं कि क्या कौन से पैरामीटर क्या कर रहे हैं। मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मैंने अपर, जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है अपर। ग्रीटिंग्स लोअर के लिए लोअर, तो देखिए ये इसके आउटपुट है, लोअर हो गया। ठीक है, इनिट कैप, तो देखिए जो भी स्ट्रिंग का पहला पैरामीटर है वो कैपिटल में हो गया, इनिट कैप। ठीक है, फिर क्या है, रिट्रीव द फर्स्ट कैरेक्टर, मुझे फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए उसका। ठीक है, तो H। ठीक है, रिट्रीव द लास्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, मुझे लास्ट कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, D मिल गया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th पोजीशन, मुझे पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू चाहिए 7th पोजीशन से। ठीक है, तो 7th पोजीशन यहाँ आ रही है तो वर्ल्ड। ठीक है, रिट्रीव द रिमाइंडर ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, मुझे रिमाइंडर चाहिए स्ट्रिंग का, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन से चाहिए यानी कि सब स्ट्रिंग, तो ये ई से स्टार्ट हो गया। सेम ऐसे ही। ठीक है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ई, लोकेशन क्या है फर्स्ट ई की, सेकंड है। तो इस तरीके से, हाँ ये एक चीज है यहाँ पे कि स्ट्रिंग और एरे जो यहाँ पे इनिशियलाइज होता है वो 0 से नहीं होता, वो 1 से होता है। इस चीज के बारे में इसमें दिमाग में रखिएगा, इस चीज के बारे में मैं अभी आपको आगे बता भी दूंगा। यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन होता है वो 1 से होता है, 0 से नहीं होता। ओके, तो ये एग्जांपल और हैं, देखिए RTrim, LTrim, TTrim। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ग्रीटिंग्स नाम की और स्ट्रिंग ली है हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इसे ट्रिम करना है। ठीक है, तो ट्रिम मुझे कहाँ करना है, राइट ट्रिम करना है। कहाँ से करना है, मैंने क्या ट्रिम डॉट के बेस पे ट्रिम करना है। ठीक है, तो देखिए इसने इसको राइट से ये डॉट को ट्रिम कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आया, ये आया। देखिए अब मुझे लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट वाले इसने डॉट ट्रिम कर दिए हैं। ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे मुझे डॉट, मैंने स्टार्टिंग में L ट्रिम राइट ट्रिम नहीं, कुछ नहीं, मैंने डायरेक्ट ट्रिम दिया है, तो दोनों तरफ से डॉट को ट्रिम करके डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ जाएगा।
ठीक है, अब सिंपली बात करते हैं एरेस के बारे में। एरेस के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली डेटा स्ट्रक्चर है पीएल सीक्वल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना, जैसे वी एरे कहते हैं, फिक्स साइज सीक्वेंस एलोकेशन, इसमें कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमारा एरे है। तो इसका स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। सिंपली क्रिएट और रिप्लेस दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं या दोनों को यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात ये हो रही है कि क्रिएट और रिप्लेस का यहाँ पे जो मोटिव है वो ये है कि या तो आप न्यू एरे को क्रिएट कर रहे हैं या ऑलरेडी बने हुए एरे को आप मॉडिफाई कर रहे हैं। तो क्रिएट और रिप्लेस दोनों को एक साथ यूज कर लिया जाता है मेनली, ठीक है। टाइप, जो भी टाइप है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल टाइप नेम, जो यहाँ पे वी एरे टाइप नेम जो है यहाँ पे क्या है, वैलिड एट्रीब्यूट नेम, जो भी आपके एट्रीब्यूट का नाम है, ठीक है। और इज वी एरे, ठीक है, एन, जो भी एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो आप देना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एरे को वी एरे के तौर पे कहा जा रहा है, ठीक है। ऑफ एलिमेंट टाइप, एलिमेंट टाइप क्या है, डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे। जैसे कि एग्जांपल है क्रिएट और रिप्लेस टाइप, ठीक है, नेम एरे, ये सिंटेक्स के पार्ट है। कीवर्ड टाइप हुआ, वी एरे हुआ, और ये तो डेटा टाइप हो गया आपका। तो सिंटेक्स देखिए आप किस तरीके से फॉलो हो रहा है, क्रिएट और रिप्लेस टाइप नेम एरे, ये हमारे एरे का नाम हो गया। इज और एज, इसमें दो तरीके के कीवर्ड चलते हैं, इज और एज, प्रोसीजर, पैकेज, कर्सर, इन सब के लिए इज और एज ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिनोनिम हैं, पर दोनों का जो एक तरीके से मकसद है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं, इज जब यूज करते हैं हम जब कोई हम नई चीज बना रहे हैं या हम नया प्रोसीजर, नया पैकेज बना रहे हैं, नया एरे बना रहे हैं, और एज जब बनाते हैं जब हम ऑलरेडी जो कोई एरे, कोई ऑलरेडी फंक्शन या पैकेज बना हुआ है उसका हम रेफरेंस दे रहे हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे, पर आप एक तरीके से बेसिक सिंटेक्स देखिए आगे एग्जाम्पल में और आपको क्लियर होगा। क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट यूज कर लीजिए, रिप्लेस यूज कर लीजिए, या दोनों यूज कर लीजिए। टाइप ये सिंटेक्स का पार्ट है, नेम एरे हमारे एरे का नाम है, इज, ठीक है, वी एरे, ठीक है, हम एरे बना रहे हैं क्योंकि एरे भी इसमें काफी अलग अलग तरीके के हैं। 1D एरे की बात हो रही है यहाँ पे, साइज हमने 3 दिया है, ठीक है। वी एरे, जो वी एरे का साइज है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा डेटा टाइप यूज होगा, जो वैल्यू आएगी वो varchar 2 टाइप की होगी और उसका साइज हमारा 10 है, ठीक है। अगर साइज को वी एरे के मैक्स जो है मॉडिफाई करना है, चेंज करना है मैक्सिमम साइज, तो ऑल्टर टाइप से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो डिक्लेयर, ठीक है, डिक्लेयर टाइप, हमने टाइप जो दिया है, क्रिएट और रिप्लेस ना यूज करें, ठीक है, डायरेक्टली ये भी सिंटेक्स यूज हो सकता है, ठीक है। टाइप हमने, ठीक है, नेम एरे नाम का एक एरे लिया है, इज, ठीक है, उसका साइज जो है हमने एरे का 5 दिया है, और जो डेटा टाइप उसमें यूज होगा उसकी वैल्यू के लिए, डेटा के लिए, वो varchar 2 टाइप का है, उसका साइज हमारा 10 है। ऐसी सिंपल ये ग्रेड टाइप का लिया है, ठीक है, वो इंटीजर टाइप का लिया है। और बाकी जो हमारे, ठीक है, तो हमारा जो नेम्स नाम का जो हमने वेरिएबल लिया, ठीक है, वो नेम्स एरे के लिए, नेम्स एरे के लिए हमने ले लिया। मार्क्स जो है वो ग्रेड्स के लिए, और टोटल जो है वो इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो नेम्स नाम का जो हमारा एक वेरिएबल है वो हमने ये वाले एरे के लिए डिक्लेयर कर दिया, मार्क्स वाला जो है वो ग्रेड्स के लिए एरे कर दिया। अब देखिए इसका यूज कैसे हो रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। वहां क्या होता था, हम डायरेक्टली एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, लूप के थ्रू डेटा स्टोर कर दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सिंटेक्स में ही चेंज है। हमने प्रोग्राम बिगिन सेक्शन स्टार्ट करा, नेम्स, तो नेम्स के अंदर हमने, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू हमने पास कर दी। नेम्स एरे, एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यू, कविता, ठीक है, 5 साइज दिया है हमने, कविता, प्रेम, इसका जो साइज है मैक्सिमम साइज, इसका जो साइज है हम वो 10 ले सकते हैं, और वैल्यू कितनी स्टोर करा सकते हैं, वो 5 स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनल डेटा का जो डेटा टाइप है वो varchar 2 टाइप का है, और ये एरे का साइज जो है वो 5 है। तो देखिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है करके आपको लगेगा अभी इतना लेंदी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है करके, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो काफी मतलब पुरानी है, उसमें अपडेशन धीरे धीरे हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ, ऐसा और सच कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने मार्क्स नाम का, ठीक है, उसका मैंने टाइप यहाँ एलोकेट कर दिया, लेकिन उसके एरे के लिए जो जिसके थ्रू मुझे रेफर करना है, जिसके थ्रू मुझे एरे को इनिशियलाइज करना है, स्टोर करना है, वो वेरिएबल ये है। ऐसे ही मैंने मार्क्स नाम का लिया है, तो ग्रेड्स एरे में मैंने ये वैल्यू पास करा दी है। टोटल के अंदर मैंने नेम्स डॉट काउंट, ठीक है, काउंट नाम का ही डायरेक्टली मैंने मेथड लगा दिया, ठीक है। तो टोटल के अंदर वो काउंट हो जाएगा, डीबीएम आउटपुट में टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, और मैंने फॉर लूप लगा दिया, आई नाम का एक काउंटर वेरिएबल है, 1 से लेकर टोटल लूप तक, यानी कि इस वेरिएबल तक फाइनल वैल्यूज टोटल वैल्यू है, और मैंने आउटपुट प्रिंट करा दिया, और मैंने मार्क्स प्रिंट करा दिया। तो देखिए टोटल 5 स्टूडेंट, ठीक है, टोटल प्रिंट कराया, टोटल वेरिएबल में ये पहले वैल्यू काउंट हो गई है, कितने 5 स्टूडेंट है, फिर उन सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है, स्टूडेंट की एक एक करके, नेम्स आई, ठीक है, नेम्स आई, और मार्क्स में मार्क्स आई, तो नेम्स में नेम्स आई और मार्क्स में मार्क्स आई,
ठीक है। नेम्स पर्टिकुलर आई इटरेशन के बेस पे पहले नेम्स एरे जो है वो प्रिंट हो रहा है, फिर मार्क्स एरे प्रिंट हो रहा है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। तो देखिए एरे उसी तरीके से प्रिंट हो रहा है, पर्टिकुलर इटरेटिव वैल्यू पे प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 सेम ऐसे ये मार्क्स वाला एरे प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे टाइप एलोकेट करा गया है, उसको पास ऑन कर दिया गया दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरेकल के एनवायरनमेंट में जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वीआरए का वो 1 से स्टार्ट होता है। यू कैन इनिशियलाइज द वीआरए एलिमेंट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर मेथड। तो ये सब जो चीजें कंसेप्ट हैं वो थोड़े आगे बताए जाएंगे, लेकिन ये एक ये पॉइंट था वो मैंने सोचा वीआरए जो एक वन डायमेंशनल एरे है ऑटोमेटिकली नल वैल्यू को इनिशियलाइज करता है व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड एंड मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर इट्स एलिमेंट कैन बी रेफरेंस्ड। एलिमेंट को रेफरेंस करने से पहले उसको इनिशियलाइज कर देना चाहिए। ओके, प्रोसीजर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्रोसीजर और फंक्शन में काफी कंफ्यूजन रहता है कि प्रोसीजर फंक्शन में क्या कंफ्यूज वो है। देखिए प्रोसीजर का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अलग यूजेज है, और फंक्शन का एक अलग है। डिफरेंस अभी पहले ही बता दे रहे हैं करके, लेकिन पहले देख लें प्रोसीजर होता ही क्या है। प्रोसीजर और फंक्शन में डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। आप प्रोसीजर को एक तरीके से ब्लॉक के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, कर भी सकता है नहीं रिटर्न कर सकता है, लेकिन फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न करता ही करता है, लेकिन प्रोसीजर कर भी सकता है, मेनली नहीं करता है। ठीक है, आप सिंपली एक ब्लॉक मान सकते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो PL इक्वल स्टोर्ड प्रोसीजर और सिंपल या प्रोसीजर इज अ PL इक्वल ब्लॉक विच परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, प्रोसीजर आप मान सकते हैं एक ब्लॉक है जिसके अंदर आपने कोई टास्क या कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन आपने यूज करा है, उसको आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से आगे आप कहीं भी कॉल करके यूज करा सकते हैं, जैसे आप फंक्शन को करते हैं। लेकिन प्रोसीजर कोई वैल्यू मेनली रिटर्न नहीं करता है। इट इज जस्ट लाइक प्रोसीजर्स इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसीजर होते हैं, वैसे इसमें अब इसके एक सिंटेक्स के बारे में बात करें तो हेडर पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। तो थ्योरी को पढ़ने के बजाय डायरेक्टली सिंटेक्स ही देख लेंगे। ठीक है, पैरामीटर को कैसे पास करते हैं, 3 वे हैं पैरामीटर पास करने के। तो इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर, इन आउट पैरामीटर, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन पैरामीटर का मतलब यह है कि इन पैरामीटर कैन बी रेफरेंस बाय द प्रोसीजर और फंक्शन। द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर कैन नॉट बी ओवर रिटन, उसको आप एक तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। आउट पैरामीटर के बारे में बात हो रही है, आउट पैरामीटर कैन नॉट बी रेफरेंस्ड। इन पैरामीटर को, ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है, आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं प्रोसीजर और फंक्शन के थ्रू। आउट को आप रेफरेंस नहीं कर सकते प्रोसीजर और फंक्शन के थ्रू, बट द वैल्यू, तो देखिए एक तरीके से आप उल्टा हो गया उसका। इनमें वैल्यू रेफर हो रही है, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। आउट में वैल्यू पास ऑन नहीं होगी, वैल्यू ओवरराइड हो सकती है। और इन आउट में रेफरेंस भी हो सकती है और ओवर रिटर्न भी हो सकती है। और प्रोसीजर में और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, क्रिएट और रिप्लेस। सेम मैंने आपको क्रिएट और रिप्लेस का मैंने आपको पर्पस पहले बता दिया। न्यू बना रहे हैं तो क्रिएट और रिप्लेस दोनों को लिख सकते हैं तो एक ही बार में, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। लेकिन और रिप्लेस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ऑलरेडी कोई बना हुआ प्रोसीजर है तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। प्रोसीजर का नाम और जो भी हमारे पैरामीटर हैं, एग्जाम्पल में और आपके बताऊंगा इज, फिर डिक्लेरेशन सेक्शन, और ये हमारा बिगिन और एंड सेक्शन। डायरेक्टली एग्जांपल देख लेते हैं, सिंटेक्स में कंफ्यूजन होगी। जैसे कि ये एग्जांपल में हम क्या करना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन यूजर टेबल। एक यूजर नाम की टेबल है, उसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो यू नीड टू क्रिएट यूजर टेबल फर्स्ट। तो हमें सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। तो हमने यूजर नाम की टेबल बना ली जिसमें ID, उसको प्राइमरी की बना दिया, नेम। ठीक है, नाउ राइट द प्रोसीजर कोड टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन यूजर टेबल। हम प्रोसीजर के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे इस टेबल में। ठीक है, तो हमने एक प्रोसीजर डिफाइन करा, क्या करा, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर का नाम क्या है, इंसर्ट यूजर। उसमें हमने कौन कौन से पैरामीटर लिए हैं, ID, इन नंबर, नेम, इन वेरकेयर 2। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये इन, एज, इज जो एक तरीके के कीवर्ड जो हैं, एज और इस के बारे में तो मैंने आपको बताया। जो इन यहाँ पे काम कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके का डेटा टाइप, इनिशियल डेटा टाइप को रेफर करने का काम कर रहा है, या डेटा टाइप एलोकेट के बारे में भी आप कह सकते हैं। ID जो है वो सिंपली यहाँ पे नंबर टाइप का है, नेम जो है यहाँ पे सिंपली वेरकेयर 2 टाइप का है। ठीक है, इज, बिगिन, एज और एस के बारे में मैंने आपको बता दिया। न्यू बन रहा है तो एज यूज कर रहे हैं। एज और एस एक तरीके के सिनोनियम है एक दूसरे के, लेकिन आप यहाँ पे एज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेनली न्यू आप प्रोसीजर बना रहे हैं तो एज ही यूज करें। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर के लिए तो मेनली यहाँ पे एज ही यूज किया जाता है। बिगिन, ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यू। ठीक है, तो यूजर नाम की हमारी टेबल है, उसके अंदर हमें वैल्यूज इंसर्ट करानी है, क्या, ID और नेम। अभी हमने प्रोसीजर बनाया है, ठीक है, अभी इसको हम कॉल भी करेंगे। तो सिंपली प्रोसीजर का स्ट्रक्चर दोबारा देख लीजिए, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, फिर वो पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे एक फंक्शन बनाते हैं, इज, बिगिन, ये बिगिन और एंड ये तो स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, और ये हमारी क्वेरी इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यू ID और नेम। अब इसको कॉल भी करेंगे
तो कॉल के लिए हमने कोड जो लिखा बिगिन और एंड, इंसर्ट यूजर को क्या वैल्यू पास कर दी 101 और राहुल, ठीक है, ये वैल्यू पास हो गई प्रोसीजर को, और हमने प्रिंट भी करा दिया रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो हमारी वैल्यू कहाँ टेबल में जाके स्टोर हो गई, यूजर टेबल में जाके। तो हमने प्रोसीजर के थ्रू एक टेबल में डेटा स्टोर करा दिया, ठीक है। अब फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फंक्शन और प्रोसीजर में आपको मेन डिफरेंस जो है वो सबसे मेन डिफरेंस यही है कि मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन इज फंक्शन मस्ट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू एंड ऑन द अदर हैंड अ प्रोसीजर मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। एक्सेप्ट दिस ऑल द अदर थिंग्स ऑफ पीएल इक्वल प्रोसीजर आर ट्रू फॉर पीएल इक्वल फंक्शन टू। दोनों लगभग सेम ही है, ब्लॉक ऑफ कोड हैं जो कि पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये फंक्शन का हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम, वही पैरामीटर, इन आउट, ठीक है, जो भी टाइप के हों। रिटर्न, ये क्योंकि रिटर्न भी होगा तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बढ़ जाएगा, इसका रिटर्न डेटा टाइप भी आएगा। इज और एज जो भी यूज करना है, बिगिन एंड, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, थोड़ा इन और इसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा। फंक्शन नेम ये आपको पता ही है, और रिप्लेस का यूज क्यों हो रहा है, ऑप्शन अलाउज मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग फंक्शन। और रिप्लेस हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग फंक्शन हमारा बना हुआ है वो उसी में मॉडिफिकेशन हो जाए, कोई नया फंक्शन दोबारा ना बन जाए। अगर आप डायरेक्टली क्रिएट यूज करेंगे तो दूसरा फंक्शन बन जाएगा उसी नाम से, ठीक है। ऑप्शनल पैरामीटर लिस्ट है, ये पैरामीटर लिस्ट जो है वो ऑप्शनल है। इन जो है रिप्रेजेंट द वैल्यू विल बी पास फ्रॉम आउटसाइड एंड आउट रिप्रेजेंट दैट दिस पैरामीटर विल बी यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू आउटसाइड ऑफ द प्रोसीजर। तो इन और आउट के बारे में मैं आपको यही बता रहा था। एक तरीके से आप सिंपली यहाँ तो आप यही मानेंगे कि हाँ डेटा टाइप इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन इन और आउट का जो पर्पस है यहाँ पे पैरामीटर में वो यही है। इन क्या है, मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंट दैट वैल्यू विल बी पास फ्रॉम आउटसाइड, वैल्यू जो है वो पास कहां से होगी, आउटसाइड से, ठीक है। वैल्यू विल बी पास फ्रॉम आउटसाइड एंड आउट रिप्रेजेंट दैट दिस पैरामीटर विल बी यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू आउटसाइड ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है। तो थोड़ा इसमें अभी डाउट होगा, एक कंफ्यूजन होगा इन आउट को लेकर, लेकिन आगे एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। तो फंक्शन में हमने देखा फंक्शन मस्ट कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न जो क्लॉज है, स्पेसिफाइड दैट द डेटा टाइप यू गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है, और एज कीवर्ड इज यूज्ड इंस्टेड इज में हम फंक्शन में हम इसकी जगह पे एज यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग अ स्टैंड अलोन फंक्शन। फंक्शंस बेसिकली प्रोसीजर में हम इज यूज करते हैं और फंक्शन में हम एज यूज करते हैं। पर्पस मैंने आपको बताया लगभग सेम ही है, लेकिन प्रोसीजर में आप इज यूज करें और फंक्शन में आप एज यूज करें, ठीक है। दोनों एक तरीके से एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का पर्पस जो है वो मोटिव है वो अलग है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाया हमने एडर नाम का, दो हमने पैरामीटर लिए हैं इन, ठीक है। इन ही यूज करा है हमने, यहाँ पे आउट यूज नहीं करा है क्योंकि वैल्यू जो है वो आउटसाइड से आ रही है, ठीक है। जहां कॉल करेंगे आउटसाइड से वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो n1 n2 रिटर्न नंबर, रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसका नंबर टाइप का होगा हमारा, ठीक है। इज n3, ठीक है। नंबर 8 टाइप का हमने एक और वेरिएबल ले लिया नंबर टाइप का। बिगिन n3 के अंदर n1 प्लस n2 हमें करना है। तो जैसे ही वैल्यू कॉल होगी, ठीक है, वैल्यू हम पास करेंगे n3 की, जैसे यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो n3, तो n3 के लिए हमने एडर फंक्शन कॉल करा, n3 वैल्यू स्टोर करेगा, 11 22 पास करा, ये फंक्शन कॉल हो गया, इस वैल्यू के पास आया, वैल्यू देख ली, हाँ n1 n2 के पास वैल्यू चली गई 11 22, ठीक है। n3 यहाँ पे भी एक हमने बना रखा है नंबर 8 टाइप का, स्टोर हो गया, रिटर्न कर दिया n3। तो n3 यहाँ आ गया और n3 के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, एडिशन प्रिंट हो गई। तो आउटपुट आ गया हमारा एडिशन इज 33, ठीक है। फंक्शन जैसे आप यूज करते हैं सिंपली। तो सेम ऐसे ही ये नेक्स्ट एग्जांपल और है, इसको और देख लेते हैं। तो सिंपली देखिए, इसको इसमें सिंटेक्स आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस, ठीक है, फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसके बाद रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप बेसिकली ये बता रहा है, ये वाला स्टेटमेंट, कि हमारा जो रिटर्न जो वेरिएबल हम रिटर्न करने वाले हैं, जैसे कि इसमें टोटल, उसका टाइप क्या है। तो हमारा जो यहाँ पे टाइप है उसका वो नंबर है, नंबर इस डेटा टाइप है, ठीक है। इस टोटल का जो डेटा टाइप है वो नंबर है, ठीक है। फिर इज, ठीक है, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये मतलब एक तरीके से सिंटेक्स का पार्ट है, ठीक है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है टोटल नाम का, नंबर डेटा टाइप का, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। बिगिन, हमने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई है, उसमें काउंट मेथड लगाया है पूरे के पूरे रिकॉर्ड के लिए, इनटू टोटल, उसको किस में स्टोर कराने जा रहे हैं, टोटल। तो सेलेक्ट इनटू क्लॉज लग रहा है, देखिए, ठीक है। सेलेक्ट मेथड, जो भी आप मेथड या जो भी वेरिएबल जो भी आप करना चाह रहे हैं सिलेक्ट क्वेरी में, वो तो सिलेक्ट इनटू क्लॉज में वेरिएबल फ्रॉम कस्टमर डेटाबेस से, ठीक है, रिटर्न टोटल, टोटल कर दिया। यहाँ पे इसको कॉल करा है,
स्टोर किस में कराएंगे, सी में, सी नाम के वेरिएबल में। तो सी नाम का एक वेरिएबल बना नंबर टाइप का, यहाँ से कॉल कर दिया, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, डेटा स्टोर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हमें पता लग गए वो 4 है। ठीक है, तो सेम वैसे ही फंक्शन प्रोसीजर वगैरह सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं उसमें। अब बात करते हैं कर्सर। ये लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए थोड़ी सी हमें थ्योरी भी देखनी पड़ेगी करके, क्योंकि एक तरीके से स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आएगा ये कर्सर क्या है। मैं डायरेक्टली एक डेफिनेशन भी बता सकता हूँ, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़े रीड करने पड़ेंगे, तो आप साथ के साथ आप भी रीड कीजिए। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाह रहा हूं इसका, ताकि आगे जब चीजें पता चले तो कर्सर की जरूरत क्या पड़ी, कर्सर है क्या। आपको पता होगा, आपने सीक्वल डेटाबेस वगैरह पढ़ा है, कर्सर है क्या, लेकिन थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा था तो उससे और क्लियर होगा। बेसिकली होता क्या है सीक्वल में, जब कोई भी स्टेटमेंट हम क्वेरी पास करते हैं ओरेकल सीक्वल वगैरह में, माई सीक्वल वगैरह में, तो बैकग्राउंड में मेमोरी टर्म्स में एक मेमोरी एरिया क्रिएट होता है, जैसे कि हम क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एरिया। मान के चलिए आपने कोई भी क्वेरी पास करी, क्रिएट की, अपडेट की, ऑल्टर की, तो बैकएंड में एक हमारा मेमोरी एरिया क्रिएट हुआ, जैसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब कर्सर क्या करता है, कर्सर के पास ये फीचर है या ये कैपेबिलिटी है कि वो उस कॉन्टेक्स्ट एरिया को पॉइंट कर सकता है। उसके पास पॉइंटर है जो कि उस कॉन्टेक्स्ट एरिया को पॉइंट कर सकता है, वहां से जो वैल्यू है उसको फैच कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। बेसिकली वो एक तरीके से उसको पॉइंट कर रहा है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है, वो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट एरिया की, उसको प्रोसेस भी कर सकता है वो। ठीक है, तो इन पीएल सीक्वल में क्या हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट एरिया को हम कंट्रोल कैसे करें, बैकएंड में चल रहा है, कर्सर के पास वो पावर है, वो उसे कंट्रोल कर सकता है। कर्सर कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली हम क्या करते हैं, मान के चलिए हमने सेलेक्ट क्वेरी पास करी, सिंपल सा एग्जांपल है, हमने एक सेलेक्ट क्वेरी पास करी सीक्वल में। सेलेक्ट क्वेरी मैंने पास करी, सेलेक्ट नेम, कॉलेज नेम, जो भी मेरे 3-4 कॉलम में मैंने पास करे उसको मैंने आउटपुट में प्रिंट करा दिया। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने जो सेलेक्ट क्वेरी पास करी है, उस सेलेक्ट क्वेरी का जो आउटपुट आया है मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूं, और उस वेरिएबल को या मैं किसी एक डेटा टाइप में या किसी एरे वेरिएबल में उसको स्टोर करा लूं, और मैं उस आउटपुट को फ्यूचर पर्सपेक्टिव से यूज कर सकूं अपने प्रोग्राम में। तो वो मुझे कैपेबिलिटी, वो कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, कर्सर के पास, क्योंकि वो उस कॉन्टेक्स्ट एरिया को पॉइंट आउट कर सकता है। ठीक है, तो इन सारे स्टेटमेंट में वही लिखा हुआ है, कर्सर इज यूज्ड टू रेफर टू प्रोग्राम टू फेच एंड प्रोसेस द रोज रिटर्न बाय द एसक्यूएल स्टेटमेंट वन एट अ टाइम। एक टाइम पे एक रो को, ठीक है, जो रिटर्न की जाएगी उस सेलेक्ट स्टेटमेंट से, उसको फैच कर लेगा और किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकता है। तो बेसिकली दो तरीके के कर्सर हैं, इम्प्लिसिट कर्सर्स और एक्सप्लिसिट कर्सर्स। इम्प्लिसिट कर्सर्स की जो एक कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी है वो हमारे पास नहीं होती, लेकिन हम कुछ मेथड्स हैं जो हम कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि लिए इम्प्लिसिट कर्सर, बैकएंड में कॉन्टेक्स्ट एरिया बना, मेमोरी एरिया बना, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, हम उसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उनके बेस पे कुछ चीजें पता लगा सकते हैं, जैसे कि हम क्वेरी पास कर रहे हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की, एग्जीक्यूट हुआ, हमारा इम्प्लिसिट कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेस पे अब हम उसे स्टोर तो नहीं कर सकते, उसे फैच नहीं कर सकते, वो चीजें हम एक्सप्लिसिट कर्सर में करेंगे। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेस पे हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, व्हेन यू एग्जीक्यूट द एक्जीक्यूट स्टेटमेंट्स लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, देन द कर्सर एट्रीब्यूट्स टेल whether any rows are affected and how many rows have been affected। ठीक है, पता लगाता है वो कर्सर, ये भी पता लगाता है साथ के साथ कर्सर के जो एट्रीब्यूट्स हैं कि उस डेटाबेस में वो चेंजेस करने की वजह से कितनी रो अफेक्ट हुई, यानी कि अफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि डेटा अपडेट हुआ, कितनी रोज में अपडेट हुआ, क्या चेंजेस हुए। तो इफ यू रन अ सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट एंड पीएल सीक्वल ब्लॉक, द इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर एनी रोज हैज बीन रिटर्न बाय द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके लिए इफ इट विल रिटर्न एन एरर इफ देयर इज नो डेटा सिलेक्टेड, इसके लिए हम देखते हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं क्या। जैसे कि हमारा पहला एट्रीब्यूट है परसेंट, ये मॉडुलस फाउंड, its return value is true if DML statements like insert, delete and update affect at least one row or more row or a select into statement। ये true या false में बात कर रहा है, boolean बात हो रही है। ठीक है, हमें एक तरीके से एक इंडिकेटर प्रोवाइड कर रहा है, एक फ्लैग आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इम्प्लिसिट कर्सर के बेस पे। परसेंटेज नॉट फाउंड, ये इसका एक तरीके से उल्टा हो गया, इट रिटर्न्स वैल्यू इज ट्रू इफ डीएमएल स्टेटमेंट और रो सेलेक्ट रिटर्न्स नो रोज। ठीक है,
ठीक है, तो परसेंटेज इज ओपन, इट ऑलवेज रिटर्न फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट कर्सर बिकॉज द एसक्यूएल कर्सर इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट्स एसोसिएट एसक्यूएल स्टेटमेंट। ऐसे ही ये रो काउंट के लिए है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, जो भी नंबर ऑफ रो अफेक्ट हुई है डीएमएल स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन से, ये उन रो काउंट को, और रिटर्न बाय द सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट के बारे में बात हो रही है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल से क्लियर होगा, क्योंकि थ्योरी से मैं जानता हूं वो चीजें क्लियर नहीं होती है, मैं पढ़ दूंगा वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए एग्जांपल लिया है। तो देखिए एक प्रोसीजर है, इसमें एक वेरिएबल है टोटल रोज नाम का, नंबर टाइप का। ठीक है, हमने क्या करा, बिगिन में अब अपडेट हमारी हमने डीएमएल क्वेरी लगाई है। ठीक है, अपडेट कस्टमर्स सेट, अब ये सब क्वेरी तो आपको पता ही है सीक्वल में जिस तरीके से वही सिंटेक्स फॉलो हो रहा है। देखिए अपडेट का, अपडेट कस्टमर नाम की टेबल है, सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5000, हमने अपडेट क्वेरी हमारी लगा दी। अब हमने क्या करा, इम्प्लिसिट कर्सर पॉइंट आउट कर रहा होगा, चेंजेस हो जाएंगे जब ये एग्जीक्यूट होगा। अब हमें चेंज करना है, कि हमें चेक करना है इन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से कि क्या क्या हुआ है, कुछ चेंज हुआ भी है नहीं हुआ है, हम चेक कर रहे हैं। इफ एसक्यूएल, तो इस तरीके से देखिए इसको यूज करेंगे, इफ एसक्यूएल मॉडुलस नॉट फाउंड देन डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन नो कस्टमर अपडेटेड, अगर कुछ भी फाउंड नहीं हुआ है, कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, एल्स इफ एसक्यूएल फाउंड देन टोटल रोज। ठीक है, टोटल रोज के अंदर हम क्या करेंगे, रो काउंट भी, उन नंबर ऑफ रोज को भी हम हाथों हाथ फाइंड आउट करके इसमें स्टोर करा लेंगे, और हमने आउटपुट प्रिंट करा लेंगे। कस्टमर अपडेटेड, कितनी रोज अपडेट हुई है, तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, हाँ जब हमने करा है, जब हमने अपडेट ही करा है, तो कुछ ना कुछ तो अपडेट हुआ ही है, तो जाहिर सी बात है, तो ये कंडीशन ये होगी, एल्सिफ वाली ट्रू होगी, हाँ कुछ ना कुछ फाउंड होगा, तो हमने नंबर ऑफ रो फाउंड कर ली, तो नंबर ऑफ रोज भी पता लग गई, 6 कस्टमर्स अपडेटेड, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो हमने पता लगा लिया कितनी नंबर ऑफ रोज अपडेट हुई हैं और उन रोज के बारे में, तो इनका भी यूजेज होता है इसी पर्पज से ये लेकिन एक्सप्लिसिट कर्सर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। ठीक है, हम उससे कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर्स ही उसे डिफाइन कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स ही उसे यूज कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि हम बात करते हैं कर्सर की एक लाइफ साइकिल जो चल रही है, उसके स्टेप्स जो हैं सिंपल था, सबसे पहले उसे डिक्लेयर करेंगे, फिर उसे ओपन करेंगे, जो भी डेटा रिट्रीव करना है उसे फेच कर लेंगे कर्सर में, कर्सर को क्लोज कर देंगे। सिंपल सा एक सिंटेक्स है, कर्सर ये कीवर्ड है, कर्सर का नाम इज रेफरेंस देने के लिए, और सेलेक्ट स्टेटमेंट जो भी आपको देना है। जल्दी से हम देख लेते हैं इनके जो स्टेप्स हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें कर्सर की सबसे पहले क्या है, कर्सर हमने उसे डिक्लेयर करा है, तो सबसे पहले डिक्लेयर करने के लिए कर्सर, कर्सर का नाम इज सेलेक्ट स्टेटमेंट, उसे ओपन करेंगे, डायरेक्टली ओपन कीवर्ड, कर्सर का नाम, फेच करेंगे, फेच कर्सर नेम इनटू वेरिएबल लिस्ट। ठीक है, उस कर्सर नेम से उसे फेच करके किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और एट लास्ट उस कर्सर को क्लोज करेंगे। एग्जाम, अब जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिक्लेयर, हमने एक वेरिएबल लिया CID नाम का। ठीक है, कस्टमर्स नाम की हमारा एक डेटाबेस है, हमारे पास एक टेबल है हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने आपको पर्पस पहले ही बताया है, परसेंटेज टाइप का, परसेंटेज रो टाइप, ये मॉडुलस टाइप का, मॉडुलस रो टाइप का। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही बताया है। ठीक है, तो डायरेक्टली रेफरेंस पास हो रहा है डेटा टाइप का। ठीक है, एक तरीके से एंकर्ड डेटा टाइप का रेफरेंस पास हो रहा है, तो CID, C नेम एंड C एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल हमने एक तरीके से डिक्लेयर कर दी है, और डेटा टाइप की इंटीग्रिटी भी मेंटेन हो गई। ठीक है, जो इन टेबल में इन कॉलम्स का डेटा टाइप रहा होगा। हमने कर्सर बनाया C कस्टमर नाम का इज, ठीक है, और हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट जो इस कर्सर में हमने डेटा, ठीक है, जो हमें फैच करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट ID नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो ये हमारा कर्सर बन गया, साथ के साथ हमारी सिलेक्ट की क्वेरी भी हमने पास कर दी। अब हमने बिगिन के अंदर इस कर्सर को ओपन करा, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये रहा, हमने लूप लगाया। तीसरा स्टेप ये रहा, अब हम फेच करेंगे डेटा जो इस कर्सर के पास है, जो पॉइंट आउट कर रहा है, तो उस डेटा को हम इन तीनों वेरिएबल में पास कर देंगे, स्टोर करा देंगे। तो फेच ये कर्सर का नाम इनटू ये तीनों वेरिएबल, एग्जिट की हमने कंडीशन लगा दी, लूप है तो कुछ ना कुछ एग्जिट की कंडीशन भी होगी, तो हमने एक अपना एट्रीब्यूट भी यूज कर लिया, एग्जिट व्हेन, जब ये कर्सर पूरा खाली हो जाएगा, C कस्टमर कुछ भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा, C कस्टमर मॉडुलस नॉट फाउंड, जैसे ये खाली हो जाएगा, कुछ भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा ये कर्सर। ठीक है, और साथ के साथ हमारा प्रिंटिंग भी हो रहा है, जैसे ये एग्जिट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, लूप से एंड हो जाएगा, कर्सर हमारा क्लोज हो जाएगा। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया, सारे के सारे उन्हें जो रिकॉर्ड थे इन वैल्यूज के लिए उन्हें प्रिंट करा दिए, 1 रमेश। ठीक है, आउटपुट आ गया हमारा। देखिए कर्सर का इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का आपको एक पर्पस समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की करके। और सेलेक्ट इनटू क्लॉज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये उसका एक तरीके से सिंटैक्स है, सेलेक्ट
जो भी आपकी सिलेक्ट लिस्ट है, जितने भी रोज हैं, इनटू जिस वेरिएबल लिस्ट में उसे स्टोर कराना है, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन। जैसे कि ये सिंपल एग्जांपल है, सेलेक्ट नेम, ठीक है, इनटू नेम जो है, ठीक है, जो भी डेटाबेस में, इनटू इस एल कस्टमर नेम नाम के, ठीक है, वेरिएबल में। एल कस्टमर नेम नाम को पहले से डेटा टाइप का रेफरेंस दे दिया है, ये कस्टमर डेट टेबल में से, फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 100, कंडीशन लगा दी, प्रिंट करा दिया। तो ये काम क्या कर रहा है, गेट नेम ऑफ द कस्टमर 100 एंड असाइन इनटू एल कस्टमर नेम, ठीक है। कस्टमर 100 जो 100 लोकेशन पे जो कस्टमर है उसका नाम फेच कर रहा है, नाम एक तरीके से ले रहा है सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू, और उसे एल कस्टमर नेम में स्टोर करा के प्रिंट करा रहा है। ये कंप्लीट रो का एग्जांपल है, वो जो था वो 1 कॉलम के लिए था, ये पूरी रो के लिए है। तो इसमें सेलेक्ट एस्ट्रिक लगा दिया है, इनटू आर कस्टमर। यार देखिए यहाँ पे मॉडुलस रो टाइप, वहां पे मॉडुलस टाइप था, यहाँ पे मॉडुलस रो टाइप है, पूरी की पूरी रो का रेफरेंस दे दिया गया इस वेरिएबल में, ठीक है। तो एस्ट्रिक लगाया, इनटू आर कस्टमर फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 100 आईडी के लिए पूरा रिकॉर्ड पास हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड पास हो गया, प्रिंट करा दिया। तो देखिए मैंने तो पूरी कोशिश करी है, अगर आपको वाकई समझ में आया है, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, तो कमेंट सेक्शन में एक कम से कम थैंक यू तो ज़रूर बता देना, या थैंक यू नहीं तो ये तो बता देना यार वीडियो अच्छी भी लगी नहीं लगी करके। और कोई भी कमी लगी हो तो एक सजेशन ज़रूर देना, वो भले ही सजेशन बुरा हो या अच्छा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है करके, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.